हेलो गाइस, वेलकम बैक टू m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपका क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। की पॉइंट्स बोले तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि लिटरली आपके एग्जाम में मतलब यहाँ से क्वेश्चन यार फंसेंगे ही फंसेंगे। और मतलब ये पॉइंट ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिटरली इंपॉर्टेंट होते हैं ये पॉइंट। दैट्स व्हाई वी कैन से की पॉइंट्स ऑफ योर एग्जाम। ओके, तो की पॉइंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, एज यू नो इट्स योर चैप्टर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं यार क्या कुछ बातें हैं जो कि लिटरली इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो देखते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, आपके चैप्टर का नाम क्या है। फर्स्ट थिंग तो हम देख लेते हैं भाई, चैप्टर का नाम का जो मीनिंग है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। ये बातें होनी चाहिए। तो हमारे चैप्टर का जो नाम है क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे कुछ बातें आप समझ पा रहे हो। रिप्रोडक्शन, दो ही चीजें हैं यहाँ पे, री एंड सेकेंड वन इज द प्रोडक्शन। री एंड प्रोडक्शन, एज यू नो री मीन्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। और प्रोडक्शन, एज यू नो प्रोड्यूस करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, प्रोड्यूस करना, जनरेट करना, जनरेशन। तो यहाँ पे क्या क्या मतलब प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या जनरेट किया जा रहा है। एज यू नो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, है ना, यही तो बोला जा रहा है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म मीन्स अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या जनरेट किया जा रहा है, किसको जनरेट किया जा रहा है, ऑर्गेनिज्म को, है ना। किसको जनरेट किया जा रहा है, ऑर्गेनिजम्स को जनरेट किया जा रहा है। तो यार ये तो रहा आपके चैप्टर का मीनिंग, चैप्टर के नाम का मीनिंग। ओके, तो देखते हैं कि क्या कुछ की पॉइंट्स हैं, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि भाई मतलब एकदम अच्छे तरीके से भाई इंपॉर्टेंट हैं। और यार मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो की पॉइंट्स होने वाले हैं, आप उन्हें एज अ नोट्स भी यूज कर सकते हो। सो आप अपनी कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, जितने पॉइंट्स बताते जा रही हूँ यार आप उन्हें अगर नोट करते जाते हो तो फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर ही दे रही हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये पॉइंट्स जब आप बाद में देखोगे ना, तो भी ये सब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और यार मैं आपको बताऊं, अगर आप लास्ट तक मेरे साथ बने रहते हो ना, लास्ट तक मेरे साथ पढ़ लेते हो, तो ये चैप्टर तो मतलब एकदम से खलास है, ख़त्म है, आपको एकदम से अच्छे से तैयार हो जाएगा। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। ओके, तो ये है हमारा चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट की पॉइंट। ओके, तो फर्स्ट थिंग हम यहाँ पे क्या देखते हैं, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन किसे बोलते हैं, तो यार लाइफ स्पैन किसे बोलते हैं, एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड होता है बर्थ से लेकर डेथ तक का। ओके, एक टाइम होता है जब ऑर्गेनिज्म की बर्थ हो और उसके डेथ के बीच का जो टाइम होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो ये टाइम होता है ना यार, इसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है, ये डेथ कैसी होनी चाहिए भाई, एक्सीडेंटल तो नहीं होनी चाहिए। ये डेथ कैसी होनी चाहिए, नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ये डेथ कैसी होनी चाहिए, नेचुरल डेथ होनी चाहिए, एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए कि किसी के एक्सीडेंट या फिर कैसे भी डेथ हो रही है तो ये बीच में नहीं होनी चाहिए। उसकी लाइफ स्पैन का एक टाइम होता है, मतलब ड्यूरेशन होती है, निर्धारित टाइम होता है। जैसे ह्यूमन का है कि हाँ 60 अबव लगभग, है ना, 60 तक का, तो ये होता है इसका लाइफ स्पैन। जैसा कि आप अपनी बुक में देख पाओगे, आपकी बुक में भी ढेर सारे ऑर्गेनिज्म दिए हुए हैं, प्लांट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे मतलब उनका लाइफ स्पैन दिया गया है कि ये कितने से कितने टाइम तक का मतलब है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। एक चीज याद रखना यार आप, नेचुरल डेथ तक का टाइम। ओके, यहाँ पे ऐसे बीच में नहीं होना चाहिए, बीच में डेथ नहीं होनी चाहिए, नेचुरल डेथ तक का भाई वो अपनी जो जर्नी है वो कंप्लीट करे। ओके, तब डेथ होनी चाहिए। नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक काम करिएगा, एक कॉपी ले लीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें ऐसे साइड में डालिए लाइफ स्पैन। ओके, किसी भी कलर की पेन से, डिफर कलर की, फिर उसके बाद वहां पे लिखिए इट इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और यार लिटरली बता रही हूँ, यहाँ पे आप एकदम मतलब ओपन माइंड से बैठो, खुले दिमाग से बैठो, डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों से दूर रहो। ओके, तो यहाँ पे आप समझ पाओगे चीजें, और एकदम बता रही हूँ कि आप दोबारा नहीं भूलोगे। एक बार आप यहाँ पे पढ़ लोगे ना तो मतलब आप पढ़ा सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे बातें होंगी, और लास्ट तक बने रहिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि सारी चीजें यहीं पे समझ लो, सारी चीजें यहीं पे समझ लो, और कॉपी में जो लिखो आप अपने नोट्स में लिखो, फिर उसके बाद एग्जाम के पहले जस्ट एक बार आप देख लो, तुरंत सारी चीजें रिकॉल हो जाएं, बस ऐसा रहना है।
ओके। तो यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे जो जो बातें बता रही हूँ सीधे आपके दिमाग में जानी चाहिए, सेव होनी चाहिए चीज़ें। ओके, सेव करते जाओ, तुरंत दिमाग में बातें सेव होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे होप है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इट इज़ अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ। यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना, नेचुरल डेथ। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली कि जो लाइफ स्पैन है वो मतलब ऐसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे अभी मतलब ये हो कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिज्म है, सेम है, इसका लाइफ स्पैन जो होगा वो भी सेम होगा। जैसा कि आप अपनी बुक में देख पा रहे होगे, आपकी बुक में भी दिया गया है। जैसे आपका क्रो है एंड पैरट है, भाई दोनों बर्ड हैं, बच्चा जानता है ना, दोनों उड़ने वाले पक्षी हैं, लगभग सेम है, साइज सेम है, हाँ कलर अलग है वो बात अलग है, साइज तो सेम है ना। तो ये चीजें बता रही हूँ आपको कि उनके शेप, साइज या फिर कोरिलेट कर रहे हैं तो दिस आर डजंट मैटर, उनका लाइफ स्पैन वेरी करता है। आप देख पा रहे हो कि अपनी बुक में ढेर सारे ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, सबके अलग अलग लाइफ स्पैन वेरी कर रहे होंगे, फिर वो चाहे सेम दिख रहे होंगे। एज यू नो, जैसे आपका ये क्रो है, इसका लाइफ स्पैन कितना है, 15 ईयर है। एंड यही आपका पैरट है, इसका लाइफ स्पैन कितना है, 140 ईयर। इतना ज्यादा वेरी कर रहा है ना, इतना ज्यादा वेरी कर रहा है। आप अपनी बुक में देख पा रहे होगे, जैसे कि आपका ये हॉर्स है एंड काऊ है, तो वेरिएशन है ना। आपका ये कछुआ है, कछुआ भाई कितना छोटा सा होता है, 100 to 150 ईयर इसका लाइफ स्पैन होता है। अब बताओ, आपका बनियान ट्री है, बनियान ट्री, पीपल ट्री, तो ऐसे आपका मैंगो ट्री भी तो है, लगभग यार सेम ही होते हैं। तो ये इतना ज़्यादा है इसका लाइफ स्पैन इतना कम। तो मतलब ये चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यार वेरी करती हैं चीज़ें, फिर उनका शेप साइज सेम हो या फिर रिलेट कर रहे हो आपस में, डजेंट मैटर। ओके, तो होप है लाइफ स्पैन समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं आपको बोल रही हूँ, दिमाग में बातें सेव करते चलो, ओके, तुरंत के तुरंत। एंड अब आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन। तो यार पीछे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बातें हुई हैं, ऐसे नो, जैसा कि आप समझ पा रहे हो रिप्रोडक्शन एक्चुअली है क्या। रिप्रोडक्शन है क्या, तो मैं आपको बताऊं, रिप्रोडक्शन नथिंग बट इट्स अ साइकिल, एक साइकिल है। किसका साइकिल है, बर्थ का, ग्रोथ का एंड डेथ का। यही तो होता है, यही तो बातें की जा रही। देखो, अब बर्थ हुई किसी की, ग्रोथ हुई, डेथ हुई, तो फिर से जिसकी ग्रोथ हुई ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन मीन्स किसी अपनी ही जैसी स्पीसीज को, अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, गिवराइज करेगा। यही बातें तो की जा रही हैं, गिवराइज करेगा, प्रोड्यूस करेगा एक अपनी ही जैसी ऑफस्प्रिंग को, न्यू यंग वंस को। ओके, तो अब ये जिसको प्रोड्यूस किया है, जिसको भी गिवराइज किया है, अब उसका मतलब बर्थ तो हो ही गया, अब वो ग्रोथ करेगा, अब ये ग्रोथ कर रहा है तो ये रिप्रोडक्शन करेगा। मैं इसका कलर चेंज कर लूं, अब ये रिप्रोडक्शन करेगा। अब जब ये रिप्रोडक्शन करेगा तो अपनी ही जैसी ऑफस्प्रिंग को, अपनी ही जैसी स्पीसीज को गिवराइज करेगा। ये किसी को जब प्रोड्यूस कर रहा है तो ये जिसको प्रोड्यूस किया है अब वो ग्रोथ करेगा, अब ये ग्रोथ करेगा, फिर इसकी डेथ होगी। अब जब ये ग्रोथ करेगा तो फिर से ये रिप्रोडक्शन करेगा, फिर से अपनी जैसी किसी ऑफस्प्रिंग को गिवराइज करेगा। अब जब ये रिप्रोडक्शन करेगा, इसकी एज ज्यादा होगी, ये मतलब सॉरी यहाँ पे डेथ लिखना था मुझे, जहाँ पे मैंने ग्रोथ लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा भाई, डेथ होगा, ये डेथ कर जाएगा। ओके, फिर से तो ये साइकिल बता रही हूँ ना, ये साइकिल चलता जाएगा। रिप्रोडक्शन है क्या, देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो यहाँ पे ये सब ऐसे चलता रहेगा, ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ये बातें समझते हो आप यार। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनरेशन टू जनरेशन, ये मतलब कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो यही है रिप्रोडक्शन। यार बातें समझ में आती हैं। तो मतलब मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये कंटिन्यूटी ऐसे चलती रहती है। इट इज द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, जिसे आप ऑफस्प्रिंग बोलते हो, थ्रू विच लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ इज मेंटेन। ओके, तो जिसके थ्रू ये मतलब पूरा लाइफ साइकिल मेंटेन होता है। मैंने आपको बताया ना, ये कंटिन्यूटी, ये ऑफस्प्रिंग ऐसे बनता है, थ्रू विच साइकिल ऑफ लाइफ इज मेंटेन, जिससे ये मतलब जीवन पर्यंत ऐसे चलता रहता है। फिर उसकी डेथ होगी, फिर वो मतलब
फिर वो ग्रोथ करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा, जो प्रोड्यूस हुआ है वो ग्रोथ करेगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा। तो ये कंटिन्यूटी जैसा कि आप यहाँ पे इस साइकिल में देख पा रहे हो, तो यही है यार रिप्रोडक्शन, इट इज़ द प्रोसेस। ये पॉइंट भी आप लिख लीजिए। यहाँ पे मैं जितने पॉइंट आपको बताने वाली सारे की पॉइंट्स हैं, सारे की पॉइंट है। इवन आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। सो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि ये जो पॉइंट दिए गए हैं ये सारे की पॉइंट्स हैं और आपके एग्जाम की मतलब की है, और क्या कहा जा सकता है, लिटरली बता रही हूँ। ये अगर आप मतलब इतना कर लेते हो, लास्ट तक बने रहते हो ना, तो ये चैप्टर तो आपका खल्लास है, वो भी अच्छे तरीके से। वापस से बोल रही हूँ, ये चैप्टर आप पढ़ने के बाद मेरे साथ ना फिर पढ़ा सकते हो। तो होप है रिप्रोडक्शन क्लियर हुआ। तुरंत दिमाग में सेव कर लो कि ये कैसा प्रोसेस है भाई, जहाँ पे कोई भी स्पीसीज अपनी ही जैसी स्पीसीज को गिव राइज करे, अपने ही जैसे यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग को गिव राइज करे, और फिर ये साइकिल ऐसे 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 चलता रहे, बस यही है। और मैं आपको बताऊं, ये रिप्रोडक्शन जैसा आप देख रहे हो, तो ये रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है रिप्रोडक्शन। कितने टाइप का होता है भाई रिप्रोडक्शन, जरा आप बताओ कौन कौन सा? रिप्रोडक्शन आर 2 टाइप, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्चुअली यहाँ पे एक ही पेरेंट होता है, एक ही पेरेंट बॉडी देखने के लिए मिलेगी आपको, ओके। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट बॉडी देखने के लिए मिलेगी। एक क्या होगा? एक मेल बॉडी होगी एंड सेकंड वन फीमेल पेरेंट बॉडी होगी। एक मेल पेरेंट बॉडी एंड सेकंड वन फीमेल पेरेंट बॉडी, यहाँ पे इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल से मिलके एक ऑफस्प्रिंग तैयार होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जिसकी वजह से इसका जो ऑफस्प्रिंग होगा ये अपने पेरेंट्स से बैरी कर रहा होगा, ओके। बातें समझते हो? जिसकी वजह से ये ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से बैरी कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहाँ पे सिंगल पेरेंट होता है, तो यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो एज इट इज उठ के यहाँ पे न्यू वंस में चला आता है, ऑफस्प्रिंग पे चला आता है, न्यू जनरेशन में चला जाता है। तो ऑब्वियसली जैसे इसका पेरेंट है एज इट इज, इसका जो न्यू जनरेशन है वो भी एज इट इज ही होगी, ओके। बातें क्लियर होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, बातें क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो आगे चलें, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बातें तो अभी हम जस्ट पीछे करके ही आ रहे हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कहने सुनने वाली बातें है नहीं। द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड आल्सो टू देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पे पीछे मैंने आपसे बातें क्या की कि यहाँ पे इसका जो पेरेंट होता है, यहाँ पे इसकी जो जनरेशन होती है, जो न्यू वंस होता है, वो अपने पेरेंट के जैसा ही होता है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जितनी भी जनरेशन आगे इसकी आएगी, ओके, जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे, अगर ये सब अपने पेरेंट के एज इट इज़ हैं, सब अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, तो ये आपस में भी तो सेम होंगे। बातें समझते हो आप? अगर ये सब अपने पेरेंट के जैसे हैं तो ये आपस में भी तो सेम होंगे, ऑब्वियसली सेम होंगे, है ना। तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली आर आइडेंटिकल टू वन अनदर एंड आल्सो टू देयर पेरेंट्स। ये बातें आपको क्लियर होती हैं? सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल आर नोन एज क्लोन्स, ओके। तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? क्लोन्स बोलेंगे। क्लोन्स बोलेंगे बिकॉज ऑफ ये मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों तरह से कैसे हैं? सिमिलर हैं। इंडिविजुअल्स आर नोन एज क्लोन्स। तो हम इन्हें किस नाम से कैसे जानेंगे? क्लोन्स के नाम से जानेंगे। इट इज़ यूजुअली सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिएगा, ये ज़्यादातर हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेंगे। कहाँ देखने के लिए मिलेंगे भाई? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखने के लिए मिलेंगे। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। बातें क्लियर होती हैं? हायर एनिमल्स में या फिर हायर प्लांट्स में ये चीज़ें आपको देखने के लिए कतई नहीं मिलेंगी, ओके। हायर प्लांट्स, हायर एनिमल्स में ये सब नहीं देखने के लिए मिलेगा। क्या नहीं देखने के लिए मिलेगा? क्लोन्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंगल पेरेंटिंग, ओके। तो ये चीज़ें आपको कहाँ नहीं देखने के लिए मिलेंगी? हायर प्लांट्स, हायर एनिमल में। तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर में देखने के लिए मिलेगा। लोअर प्लांट्स में, लोअर एनिमल्स में, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कैसी हो? सिंपल हो। आगे चलते हैं।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया, बातें समझ में आ गई? हाँ जी बिल्कुल, बातें समझ में आनी चाहिए, बिकॉज ऑफ यहाँ पे बातें मैं क्रिस्टल क्लियर कर रही हूँ, एकदम से एकदम ट्रांसपेरेंट बातें कर रही हूँ, या तो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बातें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो होप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी आप अपने नोट्स में ऐसे साइड में लिखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो, फुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखो, फिर उसके बाद वहां पे लिखो द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय अ सिंगल पेरेंट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय asexually are identical to another and also their parents, तो ऑब्वियसली ओके होप है बातें समझ में आ रही होंगी। एंड अगर बात की जाए मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पे हमें कुछ 5-6 पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे, तो उन्हें भी डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा भाई, फिजन देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? फिजन देखने के लिए मिलेगा। तो भाई फिजन भी 2 तरीके का होता है, एक तो बाइनरी फिजन एंड सेकंड वन मल्टीपल फिजन। तो यार मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर ना एकदम ब्रीफली तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है मैंने। अगर आपने मेरे साथ पढ़ा होगा तो ये चीज़ें तो आपको एकदम से इजीली तरीके से क्लियर होंगी। लेकिन यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमें सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉल करनी है एकदम से। जैसे मैंने बोला फिजन, भाई फिजन क्या है, तो एकदम से दिमाग में आपके बातें आ जानी चाहिए। फिजन क्या है, फिजन कितने टाइप का होता है, बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है। तो यहाँ पे तो हम बस ऐसे देख रहे हैं कि हाँ भाई, अगर ये हमारे एग्जाम में एकदम रिकॉल कर रहे हैं चीज़ें, क्या कर रहे हैं हम, रिकॉल कर रहे हैं चीज़ें। ओके, तो और एज वेल एज आपको नोट्स भी प्रोवाइड हो जा रही है ना। नोट्स मिल रही है कि नहीं मिल रही है? हाँ जी बिल्कुल नोट्स मिल रही है आपको, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद आप लिख लो मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं, फिजन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिजन 2 टाइप का होता है, तो ऐसे करके लिख लो भाई। यहाँ पे एक तो आपको बाइनरी फिजन देखने के लिए मिलेगा एंड सेकंड वन मल्टीपल फिजन देखने के लिए मिलेगा, है ना। मल्टीपल फिजन देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, सेकंड नंबर पे बडिंग देखने के लिए मिलेगा। तो यार बडिंग क्या है, बडिंग क्या है वो भी बातें करते हैं। और हमें कुछ अलग अलग तरीके के अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसमें हम क्या क्या देख लेंगे अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में, जैसे कि हम जो स्पोर वगैरह देख लेंगे, कोनिडिया देख लेंगे, गेम्यूल्स देख लेंगे। एंड फोर्थ नंबर पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, स्पोरुलेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। तो इतनी सारी चीज़ें हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो इसे अब हम देखते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या क्या कुछ बातें हैं। ओके, तो बडिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं, फिजन क्या है, फिजन क्या है। ओके, तो यार फिजन में क्या होता है, सपोज ये पेरेंट बॉडी है। ओके, सपोज ये अमीबा है। अब अमीबा की भी तो पेरेंट बॉडी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो ये पेरेंट बॉडी क्या होती है कि डिवाइड हो जाती है खुद से ही 2 या फिर उससे ज़्यादा इंडिविजुअल्स में। ये ओके, ये पेरेंट बॉडी यहाँ से ऐसे पार्टीशियन होगा और आधा न्यूक्लियस इधर चला जाएगा। तो ये पेरेंट बॉडी कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगी। एकदम से सिंपल है, इसे हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे यहाँ पे बात की बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन में एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 इंडिविजुअल्स देखने के लिए मिलेंगे। बाइनरी फिजन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंडिविजुअल्स देखने के लिए मिलेंगे, मतलब 2 डॉटर बॉडी देखने के लिए मिलेगी। ओके, सिर्फ 2 ही डॉटर्स देखने के लिए मिलेंगी। तो ये तो आपको अमीबा, पैरामीशियम, इनमें सब में देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल फिजन की बात की जाए, मल्टीपल फिजन तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बातें क्लियर हो रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, बातें क्लियर होनी चाहिए। मल्टीपल फिजन नाम से ही जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 की बातें कही गई हैं कि यहाँ पे 2 डॉटर सेल्स देखने के लिए मिलेंगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स देखने के लिए मिलेंगी, वो भी सिंगल पेरेंट से। तो यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि फिजन में ये जो ये सेप्टा क्रिएट हो रहा है 2 ही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन बोलेंगे। सब में एक एक छोटा छोटा न्यूक्लियस होगा, है ना। तो ये बातें रही मल्टीपल फिजन की, जो कि आपको प्लाज्मोडियम वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बडिंग क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ सिंगल स्मॉल प्रोजेक्शन। ओके, तो यहाँ पे सपोज ये क्या है, ये कोई पेरेंट बॉडी है। ये यूजुअली हाइड्रा वगैरह में देखने के लिए मिल जाता है। हाइड्रा की बॉडी कुछ ऐसी ही होती है। ओके, यहाँ पे इसका माउथ होता है छोटा सा। तो ये जो हाइड्रा होता है ना, तो इसमें छोटी सी ऐसे आउटग्रोथ होने लगती है। ओके, ऐसे क्या होता है इसमें, इससे ऐसे यहाँ पे साइड से छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्शन देखने के लिए मिलने लग जाता है। और ये जो छोटा सा आउटग्रोथ स्मॉल प्रोजेक्शन होता है, जो फॉर्म होता है,
ये धीरे धीरे करके, ये एक्चुअली हम इसे बड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है एंड सेम अपने पेरेंट की तरह पूरा क्रिएट हो जाता है। और यहाँ पे एज यू नो सिंगल पेरेंट है तो डिक्टो अपने पेरेंट के जैसा ही होगा, बिकॉज ऑफ ये इसमें जेनेटिक मटेरियल सेम है तो मॉर्फोलॉजिकली भी ये सेम ही होगा। तो ये तो रही बडिंग। एंड अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए तो हमें कुछ जूस्पोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, कोनिडिया देखने के लिए मिल जाएगी, गेम्यूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आपको स्पॉन्ज वगैरह में देखने को मिलेंगे। एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमें यहाँ पे कुछ राइजोम, सकर्स, ओके। तो ये सारी चीज़ें। फ्रेगमेंटेशन की बात कर ली जाए तो फ्रेगमेंटेशन ऐसे होता है ना आपका स्पॉन्ज वगैरह, मतलब इनकी बॉडी को आप कितने भी पार्ट में कर दो, इन्हें ऐसे तोड़ तोड़ के ऐसे बिखरा दो, इवन आप इन्हें ग्राइंड भी कर दो तो इनकी बॉडी के जितने पार्ट होंगे ये फिर से जनरेट कर जाएंगे। दैट्स कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। बातें समझ में आती हैं? फ्रेगमेंटेशन किसे बोलते हैं? एंड आगे चलते हैं स्पोरुलेशन। हाँ, स्पोरुलेशन अमीबा वगैरह में देखने के लिए मिलता है। आगे चलते हैं, इन्हें अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। एंड फिजन ऐसे आप अपनी नोटबुक में लिखो, फिजन इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 or more इंडिविजुअल्स। तो ये बातें तो हमारी हुई ही हैं कि फिजन में क्या होता है। एक्चुअली जो पेरेंट बॉडी होती है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा उसमें इंडिविजुअल्स में मतलब क्रिएट हो जाती है, ओके। जो कि आपको प्रोटिस्टस, मोनेरा वगैरह में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा था बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पे क्या बातें बोली गई हैं, इनटू 2 or more इंडिविजुअल्स। तो ये तो बाइनरी फिजन की बात की गई है ना, 2 or more इंडिविजुअल्स, बाइनरी फिजन की बात की गई। लेकिन सॉरी, ये क्या है बाइनरी फिजन है, 2 इंडिविजुअल्स एंड मोर इंडिविजुअल्स क्या है, मल्टीपल फिजन है, ओके। तो ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फिजन की बात की गई, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या लिखा गया, 2 or more इंडिविजुअल्स। एंड अगर हम पर्टिकुलर बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो बाइनरी फिजन में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही डॉटर सेल्स देखने के लिए मिलेंगी एंड मल्टीपल फिजन में हमें उससे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, अमीबा का डायग्राम है, ये है पेरेंट सेल, फिर यहाँ पे पेरेंट सेल एज यू नो आप देख पा रहे हो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ये यहाँ पे ऐसे, ये मतलब यहाँ पे ऐसे पार्टीशन क्रिएट हो रहा है एंड आधा न्यूक्लियस उधर चला गया, आधा न्यूक्लियस इधर चला आया और न्यू डॉटर सेल तैयार हो गई, ओके। एंड मल्टीपल फिजन में यही आप देख पाओगे कि 2 से ज़्यादा डॉटर सेल देखने के लिए मिलती हैं। फिजन इन प्लाज्मोडियम, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलेगा, प्लाज्मोडियम में देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि 2 से ज़्यादा डॉटर सेल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पता नहीं कितनी है ना। तो यहाँ पे हमें 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, दिस मल्टीपल फिजन। तो आप इसे अपनी नोटबुक में या नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ऑफ ये पॉइंट्स लिटरली बता रहे हैं इंपॉर्टेंट हैं, ओके। एकदम से की पॉइंट है एकदम, ओके। फिजन हो गया, अब आगे चलते हैं कहाँ, बडिंग पे। बडिंग देखते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम स्मॉल प्रोजेक्शन, मैंने आपको दिखाया था ना, मैंने आपको पीछे दिखाया था कि हाइड्रा होता है, वहाँ पे साइड से ऐसे छोटा सा बड निकलता है। यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आप देखिए, ये रहा, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था बडिंग, छोटा सा बड निकल रहा है बडिंग में। तो बस यही है और कुछ नहीं, यही है बडिंग, ओके। तो इसी को आप रिटन फॉर्म में देख रहे हो, बुक वाली लैंग्वेज में, द फॉर्मेशन ऑफ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम ए स्मॉल प्रोजेक्शन, जिसे आप क्या बोलते हो, उस स्मॉल प्रोजेक्शन को बड बोलते हो। कहाँ से राइज होता है भाई, पेरेंट बॉडी से राइज होता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, बडिंग बोलते हो। कुछ इसमें मतलब ऐसा दिख रहा है आपको जो ना समझ में आ रहा हो, ऐसा कुछ मतलब लग रहा है, ऐसा कुछ ना समझने वाली बातें, यार मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आपको ऐसा होगा कुछ जो नहीं समझ में आ रहा होगा, बिकॉज ऑफ यार बाकी बच्चों को समझ में आता है, आ रहा है, ओके। तो आप अलग से नहीं बन के आए हो कि आपको नहीं समझ में आएगा, या फिर आपके ब्रेन की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। सिंपल चीज़ें, सिंपल बातें हैं, ओके, जो कि आपको स्पॉन्जेस वगैरह, हाइड्रा वगैरह में देखने के लिए मिल जाएंगी, ओके। और आगे चलते हैं, बडिंग ये है, बडिंग एक ही तरीके की होती है। ये रहा डायग्राम किसका, हाइड्रा का। सेम ऐसे स्पॉन्ज वगैरह में, स्पॉन्ज में भी ऐसे ही बडिंग होती है। ये तो हाइड्रा की बॉडी है, ये ऐसे आपका स्पॉन्ज होता है, यहाँ पे ऐसे ऐसे निकलने लगता है बड, और ये फिर ऐसे जाके ये भी बड़ा सा ऐसे तैयार हो जाता है। सेम अपनी पेरेंट बॉडी के जैसा होता है, सेम अपने पेरेंट के जैसा होता है। क्यों सेम अपने पेरेंट के जैसा होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ इसमें सेम जेनेटिक मटेरियल है, तो मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होगा, है ना, मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होगा। अगर जेनेटिक मटेरियल है तो सेम होगा, तो दिखने में भी सेम ही होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये बहुत अच्छा एग्जांपल। यहाँ पे इसकी पेरेंट बॉडी देख पा रहे हो, ये इसकी पेरेंट बॉडी। तो यहाँ पे जो
ये इसकी डॉटर सेल है, यहाँ पे इसके टेंटिकल भी सेम तरीके से ही घुमाए गए हैं, इसके टेंटिकल्स भी सेम तरीके से ही घुमाए गए हैं। तो मतलब ये बात आप मान के चलिए कि ये अपने पेरेंट बॉडी के जैसा ही होगा। ओके, आगे चलते हैं, अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। अदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख पा रहे हो जूस्पोर। तो जूस्पोर कैसा होता है भाई, मोटाइल होता है। किसमें मिलता है, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटिस्टस में देखने के लिए मिलता है। कहाँ देखने के लिए मिलता है, एल्गी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा में देखने के लिए मिलेगा आपको क्या, जूस्पोर। ओके, एंड कोनिडिया की बात कर लीजिए, अभी हम सबका डायग्राम देखते हैं। इसमें ऐसे ना ये मोटाइल क्यों होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो मोटाइल स्पोर है, बिकॉज ऑफ ये जूस्पोर होता है ना, ये जूस्पोर, इसमें क्या लगे होते हैं, फ्लैजेला लगे होते हैं। इसमें क्या लगे होते हैं, फ्लैजेला लगे होते हैं। और ये जो स्पोर मेल फीमेल सब एक तरीके का होता है। ओके ओके, एंड अब बात करते हैं कोनिडिया। कोनिडिया कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। कोनिडिया कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। तो एक ही बात है, आप समझ लो कि इसमें कुछ ऐसा नहीं होता है जैसे कि लोकोमोटरी ऑर्गन टाइप का। जैसे इसमें आप फ्लैजेला देख पा रहे हो, तो ऑब्वियसली इसका लोकोमोटरी ऑर्गन जो है आपको देखने को मिलेगा, ये क्या होगा, फ्लैजेला होगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता जिससे कोनिडिया मूव कर सके वन प्लेस टू अनदर। ओके, जो कि हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, पेनिसिलियम में देखने के लिए मिलता है। वापस से बार बार ये चीज़ें बोल रही हूँ कि ये बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं सब आपके NCERT बुक के हैं, और यार लिटरली पता है आपके नीट एग्जाम के लिए NCERT कितनी मस्ट है। ओके, और अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो फिर तो मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका एकदम मतलब भाई क्या ही बोलो, बस खत्म है। ओके, एंड थर्ड नंबर पे क्या है, गेम्यूल्स है। ये गेम्यूल्स क्या होता है एक्चुअली, इंटरनल बड्स ऑफ स्पॉन्ज। ये कैसा होता है, स्पॉन्ज के अंदर होता है। मैं आपको अभी डायग्राम में दिखा रही हूँ जो कि आप यहाँ पे देख पाओगे। फर्स्ट थिंग तो ये है भाई, ये क्या है, जूस्पोर है। जूस्पोर कैसा होता है, फ्लैजलेटेड होता है। यहाँ पे आप इसके नन्हे नन्हे से फ्लैजेला देख पा रहे होंगे, कैसा है, फ्लैजलेटेड है। ओके, एंड फॉर्म इनसाइड स्पोरेंजियम। ये कहाँ पे फॉर्म होता है, स्पोरेंजियम में। ओके, अगर मतलब इनसाइड फॉर्म होता है, दैट्स वाई आप इसे क्या बोलते हैं, इंडोजिनसली। इसे आप क्या बोलते हैं, इंडोजिनसली। एंड यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, कोनिडिया देख पा रहे हो। कोनिडिया नॉन फ्लैजलेटेड होता है। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, कोनिडिया देख पा रहे हो। ओके, ऑब्वियसली अगर नॉन फ्लैजलेटेड है तो नहीं चल पाएगा। यहाँ पे मतलब क्या ही मतलब है, वही बात है, नॉन फ्लैजलेटेड है, नॉन फ्लैजलेटेड है, मूव नहीं कर सकता, वो सब एक ही बात है। ओके, आपको कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, पेनिसिलियम में देखने के लिए मिलेंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। एंड दिस इज अ गेम्यूल्स। ओके, यहाँ पे आपको स्पॉन्ज के अंदर गेम्यूल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ओके, तो ये तो रहा डायग्राम। मेरा मानना है कि डायग्राम देखने के बाद ना बातें दिमाग में सेव हो जाती हैं। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे जूस्पोर देख लिए, अब आपके दिमाग में सेव हो गया। हाइड्रा वाला वो एग्जांपल आपने देख लिया, वो आपके दिमाग में मतलब सेव हो गया कि हाँ भाई बडिंग कैसे हो रही है ना। तो ऐसे डायग्राम देखने से ना बातें समझ में आ जाती हैं और मतलब एकदम से हमेशा के लिए दिमाग में सेव हो जाती है। और मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि इसे ना मतलब ऐसे मत देखो कि हाँ ठीक है मैं अभी देख ले रहा हूँ या देख ले रही हूँ, बातें नोट हो जा रही है मेरी और मैं इसे बाद में, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे ही सारी बातें एकदम क्लियर करते चलिए, दिमाग में सेव करते चलिए और सारे पॉइंट्स कॉपी में लिखते चलिए, मतलब कि बाद में ये रहे कि हाँ रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद एकदम से बातें रिकॉल हो जाए। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या देखते हैं, फोर्थ नंबर पे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में यहाँ पे आपको कुछ रनर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। किसमें, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। ओके, तो एक बात यहाँ पे समझिएगा आप, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके लिए है, ये एक्चुअली प्लांट्स के लिए है। ये किसके लिए है, इन सर्टेन प्लांट्स। ओके, ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन देखो क्या होता है, एक तो एनिमल्स होता है। ओके, एक एनिमल्स होता है, तो एनिमल्स में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसके लिए सिंगल पेरेंट, सिंगल प्लांट जरूरी हो, सिर्फ एक सिंगल प्लांट के जेनेटिक मटेरियल आ रहा हो, उसको हम एक सिंगल प्लांट के जेनेटिक मटेरियल आ रहा है, एक सिंगल प्लांट के जेनेटिक मटेरियल आ रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागेशन बोलते हैं। बातें क्लियर होती हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन लाइक दैट द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन सच एज रनर, राइजोम, सकर्स, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब। तो ये सब किस में आते हैं,
वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। तो यहाँ पे भी हम ना कुछ डायग्राम्स देख लेते हैं। अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ओके, ये कहाँ से अराइज होते हैं, कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम द नोड्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। ओके, बातें क्लियर हो गई, बातें क्लियर हो गई। कहाँ से अराइज होते हैं? फ्रॉम द मॉडिफाइड स्टेम। क्या होता है कि ये जो नोड्स वगैरह होते हैं, जो नोड्स होते हैं ना, ये जो नोड्स अराइज होते हैं मॉडिफाइड स्टेम से, यार एक एक पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा। ये जो नोड्स अराइज होते हैं मॉडिफाइड स्टेम से, जब ये नोड जब मतलब अपनी फेवरेबल कंडीशन कह लीजिए, सॉइल के कांटेक्ट में, डैम सॉइल के कांटेक्ट में, या फिर वाटर के कांटेक्ट में जब आते हैं, वाटर के कांटेक्ट में जब आते हैं, तो ये पूरा मतलब कि प्रोड्यूस कर जाते हैं। ओके, ये क्या कर जाते हैं? प्रोड्यूस कर जाते हैं, और इसमें रूट आ जाती है। ये जो नोड्स होते हैं, जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, जब ये वाटर, डैम सॉइल, जिन्हें आप इनके फेवरेबल कंडीशन बोल सकते हो, जब इनके कांटेक्ट में आते हैं, तो इनमें ना एक्चुअली रूट प्रोड्यूस हो जाती है। जब ये रूट प्रोड्यूस हो जाती है, तो ये एज अ न्यू प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं, एज अ न्यू प्लांट दिखाई देने लगते हैं, न्यू प्लांट बन जाते हैं। तो अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट एंड बल्ब, ये सब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, ये सब जो नोड्स होते हैं, ये मॉडिफाइड स्टेम के फॉर्म में होते हैं। इन्हीं में ये राइजोम्स वगैरह होते हैं, इन्हीं में रूट का फॉर्मेशन हो जाता है जब ये वाटर या फिर डैम सॉइल के कांटेक्ट में आती है। लेकिन हमें कैसे प्लांट में कहाँ पे देखने के लिए ये सब मिलते हैं, तो मैं आपको बताऊँ, ये हमें देखने के लिए मिल जाएंगे आइज इन पोटैटो। पोटैटो आपने देखा है, ऐसे आलू जो होती है उसमें ऐसे छोटे छोटे से आंखें निकलने लगती हैं, आइज निकलने लगते हैं, जब इन्हें इनकी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जब इन्हें सॉइल, डैम्प सॉइल, या फिर वाटर तो नहीं कह लीजिए पोटैटो के लिए, डैम सॉइल वगैरह जब इन्हें मिलती है, तो ये जो बड होता है, ये जो आई होती हैं, ये ट्यूबर क्या कर जाता है? प्रोड्यूस कर जाता है, एज अ न्यू प्लांट दिखने लगता है। इमर्जेंस ऑफ स्मॉल प्लांट्स फ्रॉम द बर्ड्स आइज फ्रॉम द पोटैटो ट्यूबर। ओके, तो ये हमें न्यू प्लांट के जैसा दिखने लगता है। एंड राइजोम हमें बनाना या फिर जिंजर वगैरह में देखने के लिए मिलता है। जैसे ही सॉइल या फिर वाटर वगैरह मिलता है, तो ये राइजोम क्या करता है, वहाँ पे इस राइजोम की जगह क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। बातें क्लियर होती हैं? ओके, एंड एडवेंटिशियस रूट देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमें ब्रायोफिलम में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे तो एक्चुअली इनकी लीफ से मतलब छोटे छोटे जिन नॉचेस होते हैं, नॉचेस प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से ही रूट अराइज हो जाती है। अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम। तो यहाँ पे जो ऐसे इनकी लीफ होती है, यहाँ पे इनकी जो मार्जिन होती है, यहाँ पे छोटे छोटे नॉचेस प्रेजेंट होती हैं। तो सपोज जब ये लीफ सॉइल के कॉन्टैक्ट में आती है, वाटर के कांटेक्ट में आती है, तो यहाँ पे जो नोसेस होते हैं, यहाँ से ऐसे रूट अराइज हो जाती है, और यहाँ पे एज अ न्यू प्लांट ये दिखने लगता है। ओके, एंड बल्बिल यहाँ पे मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम दिखाऊंगी, एकदम एग्जैक्ट बातें समझ में आ जाएंगी। बल्बिल फ्लेशी बल्बिन एग विच फंक्शन एज वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। तो यार मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, डायग्राम से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। एंड आइज इन पोटैटो, जो कि आपने देखा ही होगा, यूजुअली देखने के लिए मिल जाता है। एंड राइजोम्स बनाना एंड जिंजर में आपने देखा ही होगा। तो इसका डायग्राम तो फिलहाल नहीं लगाया मैंने। ये दो डायग्राम है, जो कि एक तो लीफ ऑन ब्रायोफिलम, तो यहाँ पे आप लीफ की जो मतलब नॉचेस होती हैं, उन्हें आप देख पा रहे होगे ब्रायोफिलम की। यहाँ पे आप मार्जिन पे देख पा रहे होगे, लीफ की मार्जिन पे क्या प्रेजेंट है? नॉचेस प्रेजेंट है। जो ये मार्जिन पे नॉचेस प्रेजेंट है, यहाँ पे रूट अराइज हो जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये क्या है? ये जो आप व्हाइट कलर का देख पा रहे हो, मैं कलर चेंज करती हूँ। ये जो आप सेकंड डायग्राम में देख पा रहे हो व्हाइट कलर का, ये रूट है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो व्हाइट कलर का, ये रहा व्हाइट कलर का। तो ये क्या है? ये रूट है इसकी, मार्जिन पे जो नॉचेस प्रेजेंट है। अब ये रूट जब मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगी या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएंगे, तो ये थोड़ा और ग्रो कर जाएंगे, और ये लीफ, यहाँ पे जो छोटी छोटी लीफ देख पा रहे हो आप, ये और बड़ी हो जाएंगी, और ये धीरे धीरे प्लांट बन जाएगा। अब हम किसकी बात करते हैं भाई? बल्बिल की बात करते हैं अब हम। ये डायग्राम तो आपकी बुक का है, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक का है। ओके, तो ये एक्चुअली कैसा दिखता है? ये ऐसा होता है। यहाँ पे आपको एगेव में छोटे छोटे बल्बिल देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि रूट के कांटेक्ट में आते ही ये बल्बिल
सॉइल के कांटेक्ट में आते ही ये बल्बिल रूट में फॉर्म हो जाएगा। ओके, होप है बातें क्लियर हो रही होंगी। एंड बात कर लें टेरर ऑफ बंगाल की, तो टेरर ऑफ बंगाल ये एक्चुअली क्या होता है, वाटर हायसिंथ होता है, नीला कुरंजी होता है, और यार ये देखने में इतना मनमोहक होता है कि क्या ही बोला जाए। और अगर इसके फ्लावर्स की बात कर ली जाए तो ये एक्चुअली ब्यूटीफुल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखने में इतना ज़्यादा मनमोहक होता है कि फिर लगता है इसका नाम ही टेरर ऑफ बंगाल क्यों है। तो मैं आपको बताऊं, ये अपने फ्लावर्स की वजह से इतना मनमोहक लगता है, इतना अच्छा लगता है, इतना ब्यूटीफुल होता है। लेकिन इसमें फ्लावर्स कब आते हैं, 12 साल में एक बार आते हैं। ओके, तो इनकी पूरी लाइफ टाइम में 1 साल बाद फ्लावर्स आते हैं, 12 साल में एक बार फ्लावर्स आते हैं। वाटर हैज, लेकिन हाँ, मैं बातें कर रही थी टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है इसे, टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रोथ करता है, बहुत रैपिडली डिवीजन होता है इसमें। ये मतलब देखते पूरे समुद्र को एकदम से ऐसे मतलब वाटर हायसिंथ से ऐसे कवर हो जाता है। जब इसमें फ्लावर लगते हैं ना तो पूरा समुद्र ऐसे ब्लू कलर का दिखने लग जाता है। दैट्स व्हाई मैंने इसे ब्लू कलर से लिखा भी है। वाटर हायसिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट ग्रोज रैपिडली। इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से क्यों जाना जाता है, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से ग्रो करता है, रैपिडली ग्रो करता है। इसे हम क्या बोलते हैं, नीला कुरंजी बोलते हैं, ब्लू डेविल बोलते हैं। कब, जब इसमें फ्लावर्स लग जाते हैं। ये पूरा मैं इसकी इमेज अभी आपको दिखाऊंगी, एकदम पूरा ब्लू ब्लू, इतना बढ़िया लगता है, क्या ही बताया जाए। ओके, तो यहाँ पे हम बातें कर रहे थे, ये ग्रो कैसा करता है भाई, रैपिडली, एकदम बहुत तेजी से ग्रो करता है कि देखते देखते पूरा समुद्र मतलब एकदम से ऐसे वाटर कुरंजी मतलब नीला कुरंजी वाटर हायासिंथ से भर जाता है। ओके, क्या ही मतलब बोला जाए, वाटर कुरंजी नीला कुरंजी वाटर हायासिंथ। ओके, बातें समझते हो आप, वाटर हायासिंथ से पूरा समुद्र भर जाता है। क्यों, क्योंकि ये बहुत रैपिडली ग्रो करता है और इतना मतलब इतना अच्छे तरीके से ग्रो करता है, इतना भयानक तरीके से ग्रो करता है कि जो समुद्र में और छोटे मोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक दैट फिश वगैरह, तो उनके हिस्से का भी जो ऑक्सीजन होता है, ये मतलब उनके हिस्से का भी जो न्यूट्रिशन होता है ये खुद कंज्यूम कर लेता है। उनके हिस्से का जो न्यूट्रिशन होता है ये टेरर ऑफ बंगाल वाटर हायसिंथ कंज्यूम कर लेता है, और ये सब मतलब कि फिर सेकेंडरी हो जाते हैं और धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देते हैं। बातें समझते हो आप, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ ना, ये रैपिडली ग्रो करता है, ये रैपिडली ग्रो करता है। तो जो भाई वहाँ पे नीचे समुद्र के नीचे जो ऑर्गेनिज्म है छोटे छोटे, उनके हिस्से का भी दाना पानी मतलब न्यूट्रिशन जो होता है ये कौन ले लेता है, वाटर हायसिंथ ले लेता है, नीला कुरंजी ले लेता है। तो ये सब क्या करने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं, ये सब इलिमिनेट हो जाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, इलिमिनेट हो जाते हैं समुद्र से। ओके, एंड बात कर लेते हैं स्पोरुलेशन की। ये रही इमेज, होप है आप डायग्राम में मतलब ये अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे, और लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट और अच्छा भी लग रहा है। तो ये एक्चुअली फ्लावर इसका ऐसे होता है। ओके, आगे चलते हैं। स्पोरुलेशन क्या होता है देख लीजिए। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सम ऑर्गेनिजम्स गेट सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे ये स्पोरुलेशन हम किसे बोलते हैं, जैसे आपका अमीबा वगैरह है, अमीबा जब इसकी अनफेवरेबल कंडीशन होती है, जब इसके पास वाटर वगैरह नहीं होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने ऊपर एक कोट चढ़ा लेता है, एक वॉल चढ़ा लेता है, एक लेयर चढ़ा लेता है, एक आउट कवरिंग बना लेता है जो कि इसको रेजिस्टेंट करती है, जो कि इसे प्रोटेक्ट करती है। और ये जो वॉल होती है ना भाई 3 लेयर की होती है। कितने लेयर की होती है, 3 लेयर की होती है। तो ऑब्वियसली अब 3 लेयर की है तो मोटी भी हो जाती है और रेजिस्टेंट भी अच्छा कर पाती है। किसको, इसके जेनेटिक मटेरियल को, इसके न्यूक्लियस को। ओके, इसके जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट कर पाती है। तो इसका जेनेटिक मटेरियल ही मस्ट है। ओके, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो न्यूक्लियस है, ये अंदर ही अंदर डिवाइड करता रहता है, ये अंदर ही अंदर डिवाइड करता रहता है। मेनी न्यूक्लियाई कंटेन इन सिस्ट, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। जो इसकी आउटग्रोथ है, इसकी जो आउट कवरिंग है, जो इसकी आउटर कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। जो इसकी 3 लेयर आउटर कवरिंग है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं, सिस्ट। और ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी होती है, जो इसे बाहर के एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन आने पे ही ये कवरिंग चढ़ाता है। तो ये जो ढेर सारी न्यूक्लियाई होती हैं, ये अंदर न्यूक्लियाई मतलब ये न्यूक्लियस डिवीज़न कर लेता है।
ढेर सारी न्यूक्लियाई में कंटेन हो जाता है। ओके, सिस्ट के अंदर ही अंदर, ओके, सिस्ट के अंदर ही अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है। और ये न्यूक्लियस, ये सिस्ट, जो ये आप आउट कवरिंग देख पा रहे हो, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है, जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये सिस्ट की जो वॉल है, ये जो वॉल है ये रप्चर हो जाती है। सिस्ट की वॉल ये रप्चर हो जाती है। जो हार्ड लेयर कवरिंग है, हार्ड कवरिंग है जिसे हम सिस्ट बोल रहे हैं, ये सिस्ट रप्चर हो जाता है और ये जो यहाँ पे छोटी छोटी न्यूक्लियाई हैं ये बाहर आ जाती हैं और कंडीशन फेवरेबल होती ही है और ये जनरेट कर जाती है। सिस्ट ब्रेक्स एंड डॉटर सेल्स आर रिलीज्ड, और ये जो डॉटर सेल होती हैं ये जनरेट कर जाती हैं। बस इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन बोलते हैं। तो होप यार बातें समझ में आई होंगी आपको। एंड स्पोरुलेशन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सम ऑर्गेनिजम्स गेट सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट। इनसाइड दिस सिस्ट नंबर ऑफ स्पोर बनते हैं और ये नंबर ऑफ स्पोर फेवरेबल कंडीशन आने पे बाहर आ जाते हैं। ओके, तो स्पोरुलेशन क्या है, होप है बात समझ में आई होंगी। ओके, एंड इसे आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये आपके मतलब बुरे दिनों में काम आएंगे जब आपका एग्जाम होगा। बुरा दिन तो फिलहाल नहीं होता है, ओके, बुरा दिन नहीं होता है, एग्जाम होता है। ओके, तो जब आपका एग्जाम होगा तो यार मतलब ऐसे ही मैंने बोल दिया। ओके, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। जब आपका एग्जाम होगा तो ऐसे जल्दी जल्दी से ना रिकॉल करने के काम, ये चीज़ें रिकॉल करने के काम बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। फिर आप इसका बेनिफिट अच्छे तरीके से ले लोगे। और मैं फिर से बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें यहीं पे समझ लो, बाद के लिए कुछ नहीं होना चाहिए, सब आप यहीं समझते चलिए। इसीलिए मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ, क्रिस्टल क्लियर बातें की जा रही हैं, सारे की पॉइंट्स हैं। ओके, आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन एन organism is split into fragment and each fragment develop into new organism। मैंने आपको पहले ही बताया था। सपोज कोई ऑर्गेनिज्म है, फिर उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर दें, छोटी छोटी ऐसे 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 इसकी छोटी छोटे पीसेस कर दें, ऐसे इतनी छोटी छोटी पीसेस होंगी, फिर भी ये क्या कर जाएगा, जनरेट कर जाएगा। ओके, तो जैसा कि आपका अमीबा ही है, अमीबा के पास भी ग्रेटर रीजनरेशन पावर होती है भाई, उसमें नेचुरल डेथ होती ही नहीं है। लाइफ स्पैन के टाइम फिलहाल ये चीज़ें बतानी थी आपको कि जो अमीबा होता है आपको उसमें नेचुरल डेथ नहीं होती है। हम क्यों बोलते हैं कि उसमें नेचुरल डेथ नहीं होती है? बिकॉज ऑफ अमीबा हैव ग्रेटर रीजनरेशन पावर। तो मतलब इनके पास ग्रेटर रीजनरेशन पावर होती है, दैट्स वाई ये फिर से रीजनरेट कर जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बातें कर रही थी, ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो ये भी तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। और बात किसकी की जा रही है, वेरेन ऑर्गेनिजम्स की, ध्यान रखिएगा, किसी प्लांट की नहीं है। प्लांट की अगर बात होती है तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आ जाता। ओके, प्लांट की बात होती थी ये कहाँ आ जाता, वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आ जाता। ओके, एंड इनटू फ्रेगमेंटेशन एंड ईच फ्रेगमेंट, मतलब ऑर्गेनिज्म को अगर हम ढेर सारे छोटे फ्रेगमेंट पे कर देते हैं और हर फ्रेगमेंट क्या कर जाएगा, इसका डेवलप कर जाएगा एक नए ऑर्गेनिज्म के जैसा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो होप है यार बातें समझ में आई होंगी फ्रेगमेंटेशन की। ऐसे फ्रेगमेंटेशन आप अपनी नोटबुक में एक साइड लिखिए, ये बातें आप लिख लीजिए एंड समझ में तो आई ही होंगी बातें। एंड एग्जाम्पल भी इसका लिख लीजिएगा, स्पाइरोगायरा स्पॉन्जस। आपके एग्जाम में, आपके नीट के एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो फिर वहाँ पे अच्छे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे जिनमें आप ऐसे कंफ्यूज हुए पड़े रहोगे। तो यहाँ पे देख लीजिए स्पाइरोगायरा एंड स्पॉन्जस। और मैं आपको बातें बता रही हूँ कि 99% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं और एनसीईआरटी ही पढ़िएगा। ओके, आगे चलें। ये तो हो गया फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डायग्राम थे यार फिलहाल तो मैंने आपको बता ही दिए। डायग्राम सारे फिलहाल जो इम्पोर्टेंट थे वो भी, और जो नहीं थे वो डायग्राम भी हम शुरू से साथ में देखते आए हैं। ओके, तो यहाँ पे आप डायग्राम देख लीजिए फ्रेगमेंटेशन का, फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम अगर इसकी ये छोटे पीसेस हुए ना, ये जनरेट कर जाएंगे आगे। यहाँ पे हम देखते हैं प्लेनेरिया, तो ये प्लेनेरिया को हम 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। तो ये जो तीनों पीसेस है ना, ये जनरेट कर जाएगा। यहाँ पे जो ये इसका बीच वाला पीस है ना, तो यहाँ पे ये इतना है, इधर से इसका माउथ जनरेट कर जाएगा, इधर से इसकी टेल जनरेट कर जाएगी। यहाँ पे इसकी टेल है बट माउथ नहीं है, तो यहाँ पे इसका माउथ जनरेट कर गया, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। यहाँ पे इसकी टेल नहीं है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना,
टेल नहीं है, तो यहाँ पे इसकी टेल जनरेट कर गई। तो मतलब अगर यार इनके आप 4-6 टुकड़े और कर देते ना, अगर ऐसे ऐसे 4-6 टुकड़े और कर देते, फिर भी ये जनरेट कर जाता। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। होप है बातें समझ में आ रही होंगी आपको। ओके है ना, बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और फिर से बोल रही हूँ, वापस से बोल रही हूँ, सारे की पॉइंट्स हैं और बातें ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिएगा। किसी भी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि मतलब इंस्टा पे ये मैसेज आया होगा, व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया होगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ और आपकी स्क्रीन पर और मेरी बातों पे आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, तो इतनी बातें क्लियर होती हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ बातें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ चुके हैं, होप है सारी बातें क्लियर होंगी। ओके, पीछे हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था कि वहाँ पे सिंगल पेरेंटिंग होती है। क्या होती है? सिंगल पेरेंटिंग होती है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे हम देखे थे सिंगल पेरेंटिंग है तो एक ही गैमिट वहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें 2 गैमिट्स देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक यहाँ पे डबल 2 पेरेंट्स देखने के लिए मिलेंगे, 2 पेरेंट बॉडी होगी, तो यहाँ पे 2 गैमिट देखने के लिए मिलेंगे, जो कि एक मेल गैमिट होगा एंड सेकंड वन फीमेल गैमिट होगा। बातें क्लियर होती है? एक मेल गैमिट होगा एंड सेकंड वन फीमेल गैमिट होगा। ओके, जो कि कैसा होगा भाई, हैप्लॉइड होगा। ओके, कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। आगे देखते हैं, सारी चीजें देखते हैं। ओके, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट होंगे, आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल, या ये जो मेल एंड फीमेल गैमेट देखने के लिए मिल रहे हैं ये हमें सेम इंडिविजुअल से भी मिल सकते हैं एंड डिफरेंट इंडिविजुअल से भी मिल सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। डिफरेंट इंडिविजुअल की अगर हम बात कर लें तो लाइक दैट ह्यूमंस, इनके जो फीमेल गैमेट होते हैं वो अलग इंडिविजुअल बॉडी में होते हैं एंड जो मेल गैमेट होते हैं वो अलग इंडिविजुअल बॉडी में होते हैं। एंड सेम इंडिविजुअल की बात कर ली जाए तो जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गए, कुछ प्लांट हो गए, आपने देखा हेर्माफ्रोडाइट, कुछ ऑर्गेनिज्म हमने पीछे भी देखे थे, लाइक दैट लीच वगैरह हो गया, हिरिडुनेरिया, बातें एक ही है, दोनों एक ही है। ओके, डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। देखो ये बातें ना यार याद रखिएगा, और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि नोट डाउन करते चलिए साथ में, सो नोट डाउन बातें करिएगा। इसे आप एज अ नोट्स भी यूज कर सकते हैं, या लिटरली बता रही हूँ आपके एग्जाम के लिए ना काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाले, एकदम लास्ट टाइम में ना मतलब एकदम हेल्पफुल है आपके लिए बातें बता रही हूँ। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। तो यहाँ पे बातें हो ही रही हैं कि ये जो मेल गैमेट है मेल बॉडी से मिलेगा एंड फीमेल गैमेट फीमेल। तो ये सारी चीजें एकदम सिंपल हैं, क्लियर हैं बातें। ओके, इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉन आइडेंटिकल जेनेटिकली। तो ये बातें याद रखिएगा, नॉन आइडेंटिकल जेनेटिकली। और हमने पीछे क्या देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, देखो बातें सारी यहीं पे क्लियर होनी चाहिए। हाँ, हम 2 मिनट 15 मिनट लेट पढ़ेंगे, लेकिन हमारी सारी बातें यहीं पे क्लियर होंगी, हम बाद के लिए चीजें नहीं रखेंगे। ओके, तो पीछे हमने क्या देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों क्या थे, पेरेंट के आइडेंटिकल थे और आपस में भी आइडेंटिकल थे। हाँ जी बिल्कुल आइडेंटिकल थे। आपने पीछे ये सारी बातें भी जस्ट पढ़ के आ रहे हो लास्ट वाली स्लाइड में, लास्ट वाली क्या मतलब आप पीछे पढ़ के आ रहे हैं ना बातें, तो याद रखिए यार, बातें एकदम से दिमाग में तुरंत के तुरंत सेव करते जाइए, जैसा कि मैं आपको शुरू से बोलते आ रही हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये आइडेंटिकल नहीं होते। ओके, डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट एंड आपस में भी डिफरेंट ही होंगे। तो यहाँ पे हमें ना कुछ फेजेस देखने के लिए मिलेंगी, कुछ स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगी। तो देखते हैं वो सारी स्टेजेस क्या हैं। एक तो हमें जेनिल फेज देखने के लिए मिलेगी, रिप्रोडक्टिव फेज देखने के लिए मिलेगी एंड सेंसेंट फेज देखने के लिए मिलेगी। तो अगर जेनिल फेज की बात की जाए तो यार जेनिल फेज क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड जो कि बर्थ से लेके रिप्रोडक्टिव स्टेज के रिप्रोडक्टिव फेज जो आती है उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनिल फेज बोलते हैं। कौन सी फेज बोलते हैं, जेनिल फेज बोलते हैं। कहां से कहां तक का टाइम भाई, बर्थ से लेके आफ्टर बर्थ एंड बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज। बातें क्लियर होती हैं, आफ्टर बर्थ एंड बिफोर द रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये बातें क्लियर हुई। यहां से यहां तक का जो टाइम है ना
सिर्फ उसे ही हम बोलते हैं ज्यूनियल फेज। और यही बातें, ये तो ऑर्गेनिज्म की बातें हो गई, लेकिन अगर यही बातें अगर प्लांट्स की कर ली जाए, तो प्लांट्स की अगर यही बातें कर ली जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये प्लांट का भी तो भाई, प्लांट की भी तो बर्थ होती है ना, हाँ, तो और उसकी भी एक रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है, बोलो हाँ। तो इन दोनों के बीच का ये तो हो गई ऑर्गेनिज्म की बातें, एंड दिस इज द प्लांट्स, ओके। तो अगर प्लांट्स की बातें कर ली जाए तो हम इस फेज को क्या बोलेंगे, इस टाइम पीरियड को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज। ये सारी बातें चैप्टर में हमने की हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज में एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे जो बॉडी के और सारी मतलब ग्रोथ होगी वो क्या होगी, वो स्लो डाउन जाएगी, वो सारी ग्रोथ जो होगी बॉडी की वो सब स्लो डाउन जाएगी एज कंपेयर टू बिफोर। एंड यहाँ पे क्या होगा, जो रिप्रोडक्टिव फेज होगी, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियलिटी होगी, वो एक्टिव होगी। बातें क्लियर होती हैं। एंड सेंसेंट फेज की बात कर ली जाए तो सेंसेंट फेज यार वही होती है एक ह्यूमन क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर किसी भी प्लांट की लाइफ के दौरान, लाइफ साइकिल में एक ऐसी फेज आती है जब रिप्रोडक्टिव फेज भी हॉल्ट पे जाती है, रिप्रोडक्टिव फेज भी समाप्त होती है। इन सिंपल आप कह लो यार वृद्धावस्था जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे इम्यूनिटी भी स्लो डाउन जाती है। और ये जो सेंसेंट फेज होती है इसके लास्ट में क्या कॉज होती है, डेथ कॉज होती है। एकदम सिंपल चीजें होती हैं, एकदम सिंपल बातें बता रही हूँ। इट इज द पीरियड व्हेन आवर ऑर्गेनिज्म ग्रोज ओल्ड एंड लॉस्ट इट्स एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। मैंने आपसे क्या बातें की, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होती है, रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो समाप्त हो जाती है। एंड जो इम्यून सिस्टम वगैरह होते हैं वो सब भी स्लो डाउन जाते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पे कुछ ये बातें हो गई। अगर हम बात करें फ्लावर्स की तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये सेंसेंट फेज ये मैंने बातें की ह्यूमन की, हाँ चलो ठीक है, रिप्रोडक्टिव फेज खत्म और फिर उसके बाद ये जो सेंसेंट फेज होती है यहाँ पे इम्यून सिस्टम वगैरह भी स्लो डाउन जाते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात कर ली जाए, इनहेरिट प्लांट्स, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लावरिंग सबसे मस्ट होता है। क्या, फ्लावरिंग। फ्लावरिंग इंडिकेट द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज। तो यहाँ पे जब फ्लावरिंग होगी तो हम क्या समझ जाएंगे कि भाई वेजिटेटिव फेज खत्म हो गई है। क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा है कि ये तो आपने देखा कि हाँ भाई ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि बर्थ होती है, बर्थ के बाद क्या स्टेज आती है, रिप्रोडक्टिव। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि बर्थ के जस्ट बाद रिप्रोडक्टिव स्टेज आ जाती है, ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे भी कुछ टाइम पीरियड होता है। तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ज्वेनिल फेज। तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ फ्लावर में भी जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें भी हमें रिप्रोडक्टिव स्टेज देखने के लिए मिलती है। तो उसके पहले का जो टाइम होता है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज का जो पहले का टाइम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव फेज बोलते हैं, ओके। एंड यहाँ पे हम कैसे समझेंगे कि वेजिटेटिव फेज समाप्त हुई या नहीं समाप्त हुई, प्लांट्स में हम कैसे जानें कि वेजिटेटिव फेज खत्म हुई है या नहीं खत्म हुई है। तो वहां पे हमें देखने के लिए मिलेगा कि फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है भाई। प्लांट में हम क्या देखेंगे कि फ्लावरिंग अगर बिगनिंग हुई है, फ्लावरिंग अगर स्टार्ट हुई है, तो हम समझ लेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया है, ओके। फ्लावरिंग मीन्स रिप्रोडक्टिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज मीन्स फ्लावरिंग का स्टार्ट होना। ये चीजें क्लियर होती हैं, बातें क्लियर होती हैं। एंड एनुअल एंड बाई एनुअल प्लांट शोज क्लियर कट वेजिटेटिव, ओके, रिप्रोडक्टिव एंड सेंसेंट फेज। बट पेरिनियल स्पीसीज में हमें ये सारी चीजें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती हैं बताने में, क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्या देख, एनुअल एंड बाइनुअल प्लांट की बात की जाए तो यहाँ पे फ्लावरिंग से हमें सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि हाँ ठीक है, फ्लावरिंग स्टार्ट हुई तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गया, एंड फ्लावरिंग खत्म हुई तो यहाँ पे भी सेंसेंट फेज ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया, ओके। ये चीजें हमें समझ आती हैं, ओके। वहीं पर अगर कुछ प्लांट्स में और बात कर ली जाती है, जो फ्लावरिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है, फ्लावरिंग वाली जो ये फिनोमिना होता है, वहाँ पे क्या होता है, सम प्लांट्स की बात कर रही हूँ, वहाँ पे क्या होता है, ये एक सपोज दिस इज अ प्लांट, ओके, तो इसकी ये पूरी भाई लाइफ साइकिल है, ये इसका पूरा आप कह लीजिए लाइफ स्पैन है, ये इसका क्या है, लाइफ स्पैन है। होप है लाइफ स्पैन मीन्स आप समझ पा रहे होंगे बातें, बिकॉज ऑफ पीछे भी बातें की हैं और इस चैप्टर में भी जब हम इसका फुल एक्सप्लेनेशन चल रहा था हमारा तब भी हमने बातें की थी। तो यार ये चीज़ें सिंपल हैं, इसे मतलब ये एकदम से सिंपल बात है, ये सब आपको आनी चाहिए ही चाहिए, ओके। एकदम से मतलब सही बात बता रही हूँ यार, मतलब
अगर ये सब भी बातें भी नहीं समझ आ रही है तो मतलब क्या ही बताऊं, क्या बुरी कंडीशन है। ओके, हाँ, मैं यहाँ पे ये बातें कर रही थी कि ये जो इसका सपोज इसका प्लांट एंड ये इसका है लाइफ स्पैन। ओके, तो यहाँ पे इसका ये जो लाइफ स्पैन होता है ना, इसमें एक ही बार फ्लावरिंग आती है। सपोज इसका जो लाइफ स्पैन है सपोज कितने भी टाइम का हो, आप मान लो साल भर का, 10 साल का, 50 साल का, 100 साल का, कुछ भी हो सकता है लाइफ स्पैन। तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा, तो लाइफ स्पैन तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे इसके पूरे लाइफ स्पैन के दौरान सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग होगी, फिर उसका लाइफ स्पैन क्यों ना 100 साल हो। ओके, बातें क्लियर होती है। लेकिन फ्लावरिंग मतलब कि रिप्रोडक्टिव स्टेज जो आएगी वो कितने टाइम के लिए आएगी, सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए आएगी। और मैं अगर एग्जांपल की बात कर लूँ तो लाइक दैट बम्बू वगैरह हो। ओके, तो बम्बू का भी लाइफ स्पैन भाई 50 से 100 साल का होता है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग कितनी बार होती है, एक ही बार होती है। मतलब कि रिप्रोडक्शन कितनी बार करता है अपने लाइफ के दौरान, एक ही बार करता है रिप्रोडक्शन। मतलब फ्लावरिंग स्टेज एक ही बार आती है, फ्रूट भी एक ही बार लगता है, सब कुछ एक। और मैं आपको बताऊं स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, उसमें 12 साल में एक बार फ्लावर लगते हैं। 12 साल में एक बार फ्लावर लगते हैं। पीछे भी हमने बातें की है। हालांकि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक ठाक करता है, डिवीजन अच्छा खासा होता है। ओके, लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो वो कितनी बार, उसमें फ्लावर कितनी बार आते हैं, 12 साल में एक बार। ओके, तो ये कुछ टर्म है जो कि हाँ ठीक है, आप जानते रहिए, मे बी मिल जाए आपके एग्जाम में। ओके, एंड देयर आर सम बर्ड जो कि सीजनली ब्रीडर होती हैं। हालांकि वो बातें अलग हैं कि उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए कुछ। ओके, जैसे पोल्ट्री फार्म में वगैरह में हो गया, तो ये सारी बातें ठीक है, आपको पता है, और उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे चलते हैं ओयस्टर साइकिल किसे बोलते हैं। ये पॉइंट भाई इंपॉर्टेंट है। ओके, इंपॉर्टेंट है। ओयस्टर साइकिल में एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी मैमल्स की फीमेल होती हैं, मैमल्स की जो फीमेल्स होती हैं उनकी ओवरी में, एसेसरी डक्ट में, कुछ हार्मोन्स में साइक्लिक चेंजेस होते हैं। ये साइक्लिक चेंजेस कब होते हैं? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। कब होते हैं? ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मेमल्स एग्जिबिट साइक्लिक चेंजेस in the activities of ovaries, accessory duct and hormone during the reproductive phase. Okay, तो ये इतनी बातें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड ओयस्टरस साइकिल, अच्छा ये जो मतलब ये जो चेंजेस होते हैं इन्हें तो हम ओयस्टरस साइकिल बोलते हैं। ओके, इन नॉन प्राइमेट्स। ओके, ये जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? ओयस्टरस साइकिल बोल रहे हैं। लेकिन किसके लिए? नॉन प्राइमेट्स के लिए। अब ये जो आपके मैमल्स होते हैं जो आपके, ये भी 2 पार्ट में है ना। मैमल्स जो होते हैं ये भी तो प्राइमेट्स एंड नॉन प्राइमेट्स में है। तो जो हमारे प्राइमेट्स होते हैं उनमें हम क्या बोलते हैं? ओयस्टरस साइकिल बोलते हैं। अच्छा, प्राइमेट्स हमारे क्या क्या हैं? काऊ हो गया, सीप हो गया, रैट हो गया, डियर हो गया, डॉग हो गया, टाइगर हो गया, तो ये सब है। और हमारे जो प्राइमेट्स हो गए लाइक दैट मंकीज, ऐप, जिसमें हम लोग खुद हैं, ह्यूमंस हैं। ओके, तो इनमें क्या बोला जाता है? ओयस्टरस साइकिल तो हम इसके लिए बोल रहे हैं, प्राइमेट्स के लिए तो इनमें बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स के लिए क्या बोला जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अच्छा, यहाँ पे एक बातें और हम कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं भाई? मीनार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनार्की बोलते हैं। ओके, तो एज क्या है? एज तो आपको पता ही है, अबाउट 14 to 16 है ना, ऐसे कुछ एजेस होते हैं। एंड जब ये तो स्टार्टिंग की बात हो गई, स्टार्ट जब होता है तो हम इसे क्या बोलते हैं? मीनार्क। एंड ये जो साइक्लिक चेंजेस हैं ये खत्म होते हैं, ये बंद होते हैं, तब हम इन्हें क्या बोलते हैं? मीनोपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीनोपोर बोलते हैं। एंड एज यही कुछ 45 to 50। ओके, तो ये है ओयस्टरस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मीनार्की, मीनोपोर, एजेस क्या है, फिलहाल इस चैप्टर में तो नहीं, लेकिन आपके 3rd चैप्टर में ये चीज़ें और ज़्यादा डीप तरीके से हैं, तो फिलहाल मैंने यही डिस्कस कर लिया है। ओके, तो ये रही ओयस्टरस साइकिल। एंड सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं? सीजनल ब्रीडर, द मैमल्स विच लिव इन नेचुरल कंडीशन एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल्स ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन। ओके, ये यहाँ पे बातें क्या हो रही है? एग्जिबिट रिप्रोडक्टिव साइकिल ओनली ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन एंड आर कॉल्ड सीजनल ब्रीडर। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ ऐसी सीजन होंगी, काइंड ऑफ साइक्लिक चेंजेस ओनली इन पर्टिकुलर सीजन। ये एकदम सटीक बातें हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस जो
पीछे हमने देखा था कि साइक्लिक जो चेंजेस होते हैं जिन्हें मीनार्की, मीनोपोज, ओएस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारी बातें जो हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सीजनल ब्रीडर, ओनली सीजनल ब्रीडर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो साइक्लिक चेंजेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सीजन में होंगे जो कि उस ऑर्गेनिज्म के लिए, उस प्लांट के लिए फेवरेबल होंगी। ओके, कंटिन्यूअस ब्रीडर ऑब्वियसली इसी का उल्टा होगा, जो कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट दियर रिप्रोडक्टिव फेज, जब तक इनकी पूरी रिप्रोडक्टिव फेज है तब तक रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे। ओके, बातें क्लियर होती है। कंटिन्यूअस ब्रीडर में ये रिप्रोडक्टिवली हमेशा एक्टिव होंगे, हमेशा मीन्स जब तक इनकी रिप्रोडक्टिव फेज होगी, जब तक इनकी रिप्रोडक्टिव फेज होगी ये एक्टिव होंगे, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होंगे। एंड सेंसेंस फेज, ओल्ड एज, वही बातें हैं पीछे हमने बातें की थी, इट इज द लास्ट फेज ऑफ द लाइफ स्पैन। ओके, पीछे हमने बातें की, एक ज्यूनियल फेज होती है या फिर वेजिटेटिव फेज होती है ज्यूनियल ऑर्गेनिज्म के लिए एंड वेजिटेटिव प्लांट्स के लिए। देन क्या आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है, ज्यूनियल या फिर वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव फेज, एंड थर्ड वन इज सेंसेंट फेज। ये सेंसेंट फेज का जो लास्ट टाइम होता है ये डेथ को कॉज करता है, इट इज द लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन। ओके, तो ये तो होता है लाइफ स्पैन, है ना, ये पूरा होता है लाइफ स्पैन। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हो सेंसेंट फेज लास्ट स्टेज है। ड्यूरिंग दिस स्टेज मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन जाता है, विच अल्टीमेट लीड्स टू डेथ, जो कि डेथ को कॉज करता है। और सेंसेंट फेज स्टार्ट होने का मतलब कहीं ना कहीं क्या, सेंसेंट फेज स्टार्ट होने का मतलब ये भी होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो गई है। अच्छा, ये बातें तो यहाँ पे हैं, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, चाहे जेनिल फेज हो, चाहे रिप्रोडक्टिव फेज हो, चाहे सेंसेंट फेज हो, ये तीनों फेज आने का कारण क्या है, ये तीनों फेज के लिए जिम्मेदार कौन है, ये तीनों फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारी बॉडी के हॉर्मोन्स। ओके, हॉर्मोन्स रिलीज होते जाते हैं और ये फेजेस आती जाती हैं। ओके, बॉडी में चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, एज यू नो चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस एंड देन ओल्ड एज, ये सब देखने के लिए मिलता है, ये सारी स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। देखो, जब बर्थ होता है, बर्थ के कुछ टाइम बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, तुरंत रिप्रोडक्टिव फेज आ नहीं जाएगी, तो वहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ओके, जेनिल फेज के बाद देन रिप्रोडक्टिव फेज आती है, फिर उसके बाद कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सेंसेंट फेज आती है। इन प्लांट्स एंड एनिमल हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन ज्यूनियल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेंसेंट फेजेस। इजी है सब बातें और इम्पॉर्टेंट भी हैं। सो यार एक बात मतलब बताइए, क्या ऐसा कुछ है जो कि अभी तक आपको ना समझ आया हो? होप है ऐसा कुछ नहीं ही होगा, बिकॉज ऑफ सारी बातें यहाँ पे क्लियर की जा रही हैं। एंड सारे पॉइंट नोट डाउन करिएगा, वापस से फिर से बार बार बोल रही हूँ। एंड इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट देखने के लिए मिलते हैं, तो यार मैं आपको बता दूं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें 3 इवेंट देखने के लिए मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके, यहाँ प्री फर्टिलाइजेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें गैमेटोजेनेसिस देखने के लिए मिलेगा। ओके, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस क्या है, गैमेट ट्रांसफर क्या है? तो गैमेटोजेनेसिस यार कुछ नहीं, गैमेट का फॉर्मेशन है। ओके, गैमेट पीछे में देखा था ना कि मेल एंड फीमेल गैमेट जब मिलते हैं तो क्या होता है कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो है ना, तो मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये बातें प्री फर्टिलाइजेशन की हैं, बातें ध्यान से सुनिएगा, फर्टिलाइजेशन के पहले की। तो फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट का फॉर्मेशन जरूरी है, हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। तो इसी गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है, तो उसे ट्रांसफर भी तो करना जरूरी है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ये जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है, पीछे हमने देखा था यहाँ पे 3 फर्टिलाइजेशन है, जिससे सेकंड वाला जो ये इवेंट है यहाँ तक पहुँच सके, गैमेट का ट्रांसफर जरूरी है। तो देखते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और ये कैसे होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, ये बातें हमने पीछे भी की थी। ओके, ये हैप्लॉइड सेक्स सेल होते हैं, n नंबर होता है। ओके, तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट बातें, ध्यान रखिएगा। ओके, एंड होमोगैमेट्स, आइसोगैमेट्स हम किसे बोलते हैं। इन दिस टाइप ऑल गैमेट्स आर सिमिलर। ये गैमेट्स कैसे होते हैं, फिर चाहे वो मेल गैमेट हो, फीमेल गैमेट हो, इसमें जो गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं भाई, सिमिलर होते हैं। ओके, मेल एंड फीमेल गैमेट की साइज सेम होगी,
अगर मेल गैमेट लोकोमोशन कर रहा है तो फीमेल गैमेट भी लोकोमोशन करेगा, ओके। एंड यहाँ पे क्या है, गैमेट्स है, ओके, ये स्पेलिंग का मिस्टेक है तो ध्यान दीजिएगा। गैमेट्स कैन नॉट बी कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट। तो आप उन गैमेट्स को देख के ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते हो कि ये वाला मेल है फिर ये वाला फीमेल है, ये ऐसा कुछ आप बोल नहीं सकते, बिकॉज ऑफ दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम ही होते हैं। द फ्यूजन ऑफ टू सच गैमेट इज कॉल्ड आइसोगैमी। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल एल्गी है, हम आपकी बुक में भी इसका डायग्राम है, ओके, तो आप देख सकते हो। सेम गैमेट्स जो होते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जो सेम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, उनके फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमी बोलते हैं। जो होमोगैमेट्स होते हैं उनके फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, आइसोगैमी बोलते हैं। बातें ध्यान रखिएगा, ओके, एग्जाम में काम आएंगे। एंड हेट्रोगैमेट्स, ऑब्वियसली यहाँ पे जो मेल एंड फीमेल होंगे उन्हें आप कैटेगराइज कर सकते हो, उन्हें आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आराम से कैटेगरी कर सकते हो कि ये मेल गैमेट है या ये फीमेल गैमेट होते हैं। तो जो मेल गैमेट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रीडिया या फिर स्पर्म बोलते हैं, ओके। मेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। एंड फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। फीमेल गैमेट को हम क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। और यहाँ पे जो मेल गैमेट होता है, स्पर्म, ये कैसा होता है, मोटाइल होता है। एंड ओवम नॉन मोटाइल होता है। तो यहाँ पे हम इसे इसलिए क्या बोलते हैं, तो देखो यार यहाँ पे बातें समझ आ रही है ना कि हाँ ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, और दोनों के स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है। दोनों आप अपने बुक में देख सकते हो भाई। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो, अच्छा एग्जाम्पल की बात कर ली जाए, ह्यूमंस, तो इनके गैमेट्स मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग ही होते हैं। यूनियन बिटवीन नॉन मोटाइल एग आर ओवम कॉज स्फीयर एंड मोटाइल, यूनियन बिटवीन नॉन मोटाइल एग आर ओबम। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, oosphere बोलते हैं, ओके। ओबम को हम और क्या बोलते हैं, oosphere। एंड मोटाइल स्पर्म एंथ्रोजॉइड आर कॉल्ड oogammy। तो यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं, oogammy बोलते हैं। जब इनका फ्यूजन होता है, ये नॉन मोटाइल एंड मोटाइल गैमेट्स हैं, जो स्पर्म एंड ओवम है, स्पर्म एंड ओवम के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, oogammy। एंड जहाँ हमने देखा था मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों सेम होते थे, उसे हम क्या बोलते थे, उनके फ्यूजन को हम क्या बोलते थे, आइसोगैमी। बातें क्लियर होती हैं। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे कैसे कैसे प्लांट होते हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट देखने के लिए मिलेगा आपको, यूनिसेक्सुअल या फिर डायसियस प्लांट देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, बाइसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं, एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, बाइसेक्सुअल प्लांट में एक फ्लावर होगा, मतलब किसी सेम फ्लावर पे मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। बातें क्लियर होती हैं। सेम फ्लावर पे, किसी एक फ्लावर पे मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर एग्जांपल की बात कर ली जाए तो स्वीट पोटैटो, ओके। यूनिसेक्सुअल एंड डायसियस प्लांट की अगर बात कर ली जाए तो यूनिसेक्सुअल या डायसियस प्लांट, तो यार यहाँ पे नाम से कुछ बातें समझ में आ रही हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे सेम प्लांट है, ओके। एक प्लांट के सेम फ्लावर में मेल और फीमेल गैमेट दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। सेम प्लांट के सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी एक फ्लावर में मेल गैमेट भी होगा एंड फीमेल गैमेट भी होगा। एग्जाम्पल इसका है स्वीट पोटैटो। एंड यूनिसेक्सुअल डायसियस प्लांट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे हमें एक अलग प्लांट पे मेल गैमेट देखने के लिए मिलेगा एंड एक अलग प्लांट पे फीमेल गैमेट देखने के लिए मिलेगा। होप पे बातें क्लियर हो रही होंगी। डिफरेंट प्लांट्स देखने के लिए मिलेंगे, ओके। इन दीज प्लांट द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर फाउंड ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल की बात कर ली जाए, लाइक दैट पपाया, ओके। एंड आगे बातें की जाए यूनिसेक्सुअल या फिर मोनोसियस प्लांट की, तो यहाँ पे किसी एक प्लांट में मेल एंड किसी एक प्लांट के अलग अलग फ्लावर में, यूनिसेक्सुअल या फिर मोनोसियस प्लांट, ओके। ये थर्ड पॉइंट है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे किसी एक प्लांट के अलग अलग फ्लावर में मेल गैमेट और इस फ्लावर में फीमेल गैमेट देखने के लिए मिलेगा। होप है बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में द मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स, ओके। प्लांट सेम है,
प्लांट सेम है, लेकिन मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के लिए फ्लावर अलग अलग है। किसके लिए? यूनिसेक्सुअल के लिए। इतनी बातें क्लियर होती हैं? ओके, आगे चलते हैं। ओके, सेल डिवीजन ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट बाय माइटोसिस, एंड इसका जो पेरेंट है वो भी हैप्लॉइड है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? माइटोसिस। अब माइटोसिस हो रहा है तो यहाँ पे भी इसका जो मतलब डॉटर बॉडी देखने के लिए मिलेगा, डॉटर बॉडी नहीं, गैमिट। ओके, गैमिट जो देखने के लिए मिलेगा वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। इट इज सीन इन मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। और ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल्स, हायर एनिमल्स, मतलब वही हायर एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे मोनेरा वगैरह में तो हमें वही देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने के लिए मिल रहा है? माइटोसिस देखने के लिए मिल रहा है। ओके, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? आगे हमें यहाँ पे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एनिमल्स में यहाँ पे हमें कैसा डिवीजन देखने के लिए मिलेगा? मियोसिस डिवीजन देखने के लिए मिलेगा। मियोसिस डिवीजन कैसा होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। मियोसिस कैसा डिवीजन होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। इसका पेरेंट जो होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड पेरेंट्स होता है। पेरेंट कैसा होता है? डिप्लॉइड पेरेंट होता है। हमें यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलेगा? कैसा डिवीजन होगा? मियोसिस डिवीजन होगा। तो इसका जो गैमेट होगा वो हैप्लॉइड होगा। पीछे भी हमने बातें की थी कि भाई हमें गैमेट हमेशा और हमेशा कैसा देखने के लिए मिलेगा? ऑलवेज हैप्लॉइड, सिंगल सेल गैमेट देखने के लिए मिलेगा। ओके, गैमेट कैसा देखने के लिए मिलेगा? सिंगल देखने के लिए मिलेगा। ओके, बातें क्लियर होती हैं? वापस से बोल रही हूँ यार, गैमेट हमें कैसा देखने के लिए मिलेगा? ऑलवेज सिंगल देखने के लिए मिलेगा, सिंगल सेल, n नंबर देखने के लिए मिलेगा। फिर डजंट मैटर पेरेंट कैसा है, पेरेंट हैप्लॉइड है या फिर डिप्लॉइड है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स यार नोट डाउन कर लीजिए। डिप्लॉइड पेरेंट बॉडी प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट बाय मियोसिस। ओके, गैमेट मदर सेल। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? लाइक दैट टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एनिमल्स। और हैप्लॉइड के क्या है? मोनेरा, फंजाई, एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स। गैमेट ट्रांसफर क्या है? गैमेट ट्रांसफर तो एक्चुअली यहाँ पे होता क्या है, जो मेल गैमेट होता है, देखो भाई, मैंने आपसे पहले भी बातें की हैं। अब हमने क्या देखा यहाँ पे कि भाई गैमेट का फॉर्मेशन जैसे तैसे हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे जो हैप्लॉइड बॉडी है, हैप्लॉइड मतलब पेरेंट है, उनका गैमेट जो बना है वो भी कैसा था? उनका जो गैमेट बना है वो कैसा था? वो तो हैप्लॉइड होएगा ही। अगर पेरेंट ही हैप्लॉइड है तो उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा भाई। यहाँ पे अच्छा, ये बातें रही हमारी, यहाँ पे हमने बातें की हैं। यहाँ पे कैसा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था? हमारा जो डिप्लॉइड पेरेंट होगा, यहाँ पे चलो ठीक है, आप माइटोटिक लिख लो भाई, यहाँ पे आप माइटोटिक लिख लो, माइटोटिक डिवीजन होगा। ओके, हमारा जो डिप्लॉइड पेरेंट होगा उसका जो गैमेट होगा वो भी कैसा होगा? हैप्लॉइड गैमेट ही होगा। उसका जो गैमेट होगा वो भी हैप्लॉइड ही होगा। यहाँ पे मियोसिस डिवीजन होगा। तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन हो गया, चाहे मेल गैमेट हो चाहे फीमेल गैमेट हो, सब कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा गैमेट का फॉर्मेशन। अब क्या बातें आती है? गैमेट का ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन के लिए गैमेट का ट्रांसफर होना जरूरी है। ओके, अब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का मीटिंग जरूरी है। मेल गैमेट्स नीड मीडियम टू मूव टूवर्ड्स फीमेल गैमेट्स फॉर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मेल गैमेट्स नीड मीडियम टू मूव टूवर्ड्स फीमेल गैमेट्स। ओके, तो यहाँ पे मेल गैमेट के लिए किसी एक मीडियम की जरूरत होगी, कहाँ तक पहुँचने के लिए? फीमेल गैमेट तक। ओके, तो अब यहाँ पे जब मेल एंड फीमेल गैमेट की मेटिंग होगी तब फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर बात कर ली जाए सिंपल प्लांट्स लाइक दैट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके लिए क्या मीडियम होगा? यहाँ पे हमने क्या बात है कि मीडियम की जरूरत होती है। तो जो सिंपल प्लांट्स होंगे उनके लिए लाइक दैट एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, इनके लिए वाटर मीडियम होता है। इनके लिए क्या मीडियम होता है भाई? वाटर मीडियम होता है। बातें क्लियर होती हैं? इनके लिए वाटर मीडियम होता है बिकॉज ऑफ ये यार काफ़ी ज़्यादा सिंपल प्लांट्स होते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा, तो ये वाटर के थ्रू बह जाते हैं। ओके, और फीमेल गैमेट तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये वाटर के साथ बहते हैं। वाटर मतलब ये रहता है कि अब वाटर को तो ये पता है नहीं कि यहीं पे फीमेल गैमेट होगा, यहीं पे फीमेल गैमेट होगा। अब वाटर का फ्लो इधर है तो ये जो मेल गैमेट होगा इधर ही बह के आएगा। मे बी फीमेल गैमेट यहाँ हो और यहाँ पे मेल गैमेट हो, ये इधर बह के ना जाए। तो ऐसे में क्या होता है ना, ये
ट्रांसपोर्ट के दौरान ढेर सारे जो मेल गैमेट होते हैं उनका लॉस हो जाता है। ओके, द कंपनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट के दौरान ढेर सारे मेल गैमेट ऐसे होते हैं जो कि लॉस हो जाते हैं, जो कि बेकार हो जाते हैं। द लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस। तो मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में जो मेल गैमेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत ज़्यादा जो कि काम नहीं आते हैं, फीमेल गैमेट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, ये वाटर का माध्यम है इनके पास भाई, ये मतलब ये इनका ये है कि हमें पानी के साथ जाना है, वाटर के साथ जाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि इनके पास ऐसा कुछ डायरेक्शन है या हैंडल है, ये जो गैमेट्स हैं कि वाटर तुम इधर चलो इधर फीमेल गैमेट है, वाटर तुम इधर चलो इधर फीमेल गैमेट है। तो वाटर का तो अपना भाई है, जिधर मतलब हवा ले जाएगी उधर वाटर जाएगा, वाटर के साथ गैमेट भी जाएगा, तो उस पर अपना कोई जोर नहीं है गैमेट का, बातें ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसीलिए ढेर सारे मेल गैमेट ऐसे हो जाते हैं जो कि लॉस हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, जो कि किसी काम नहीं आते हैं। ओके, इन सीड प्लांट की अगर बात कर ली जाए, सीड प्लांट का अपना ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेशन वगैरह देखने के लिए मिल जाता है, फिर भी वाटर के कंपेयर में तो यहाँ ठीक है। पोलन ग्रेन क्या करते हैं, मेल गैमेट को कंटेन करते हैं। यहाँ पे मेल गैमेट कौन कंटेन करता है भाई, पोलन ग्रेन्स कंटेन करते हैं। ओके, ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ये जो क्या पोलन ग्रेन्स मेल गैमेट को फॉर्म करते हैं, कंटेन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है भाई, आपने पढ़ा होगा एंथर, चलो ठीक है मैं बनाती हूँ भाई, कुछ ऐसा होता है एंथर। देखो यार मेरा डायग्राम मतलब ऐसा अच्छा है नहीं कि मैं बहुत अच्छा डायग्राम बना लेती हूँ। ओके, ऐसे कुछ होता है एंथर, एंड दिस इज द फिलामेंट। ओके, एंड दिस इज द फिलामेंट, एंड ये है एंथर। ओके, एंथर ये कैसा होता है भाई, बाइलोब्ड एंथर। ये एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है, तो कैसा होता है एंथर, बाइलोब्ड एंथर होता है। ओके, तो इस एंथर में ऐसे प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स कंटेन करता है किसको, गैमेट्स को। ओके, बातें समझ में आ रही। और ये जो बाइलोब्ड एंथर है, यहाँ पे ऐसे ऐसे थीका होती है, तो मतलब इसमें 4 चैम्बर होते हैं जिसमें आप पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स ये कंटेन करता है गैमेट्स को। इतनी बातें समझ में आई। और अब बातें ध्यान से सुनिए, ये तो रहा ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, एंड यहाँ पे मेल में 2 ई लग गया है, तो उसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एंड अब क्या बात करते हैं फीमेल ऑर्गन की, तो यहाँ पे क्या होता है, स्टिग्मा की ये है स्टाइल, जिसे हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। और ये है यहाँ पे होती है ओवरी। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए स्टिग्मा का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ये रहा एंथर, इसका एंथर से क्या निकलेगा, गैमेट, पोलन ग्रेन। ओके, तो ये पोलन ग्रेन यहाँ स्टिग्मा तक आता है। कैसे आता है, किस प्रोसेस से आता है, पॉलिनेशन। ओके, इसका यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। तो यहाँ तक जब आता है तो यहाँ पे जो स्टाइल होती है, ये पोलन ट्यूब होती है, इसके थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू ये यहाँ ओवरी तक गैमेट पहुंच जाता है, मतलब फीमेल गैमेट तक मेल गैमेट पहुंच जाता है। यहाँ पे होता है एक्चुअली फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हम क्या बातें कर रहे थे, वेयर द जर्मिनेट फ्रॉम पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे ओके, पोलन ट्यूब के थ्रू ये स्टिग्मा जर्मिनेट होता है, यहाँ से ऐसे ऐसे ये ओवरी तक पहुंच जाता है। क्या ओवरी तक पहुंच जाता है, गैमेट, मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है। ओके, पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट टू द एग और फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। होप यार आपको बातें समझ में आ रही होंगी। हैंडराइटिंग में थोड़ी है इशू है इसमें तो, लेकिन हाँ फिर भी आपको समझ में आ ही रहा होगा, फर्टिलाइजेशन लिखा जा रहा है। तो इन सीड प्लांट्स पोलन ग्रेन कंटेनिंग मेल गैमेट्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये रहा स्टिग्मा। ओके, वेयर दे जर्मिनेट टू पोलन ट्यूब। यहाँ पे पोलन ट्यूब आपको देखने के लिए मिल ही रही है। पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा है। पोलन ट्यूब कैरीज मेल गैमेट टू द एग और फीमेल गैमेट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इतनी बातें हैं ये कुछ प्लांट की। इन बाइसेक्सुअल और सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज इजी एज एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। एग्जाम्पल पी। तो यहाँ पे एक्चुअली जो ये मटर है, पी है, जो बाइसेक्सुअल प्लांट है वो तो लिखा ही है।
ओके ये कैसा प्लांट है, बाइसेक्सुअल है, सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट भी बोल सकते हैं। ओके सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पे स्टिग्मा और एंथर दोनों मतलब एक दूसरे के आसपास ही होते हैं, पास पास में ही होते हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है वो इजी हो जाता है। इन यूनिसेक्सुअल और क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट, यूनिसेक्सुअल प्लांट में पॉलिनेटिंग एजेंसीज हेल्प टू ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। तो यहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन एजेंसीज देखने के लिए मिलेंगे जिनके माध्यम से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा होगा। यहाँ कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट्स देखने के लिए मिलेंगे। पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट रीचेस ओव्यूल एंड डिस्चार्ज मेल गैमेट नियर द एग। ओके इन डायोसियस एनिमल्स, मेल एनिमल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, प्लांट की बात नहीं। ओके मेल एंड फीमेल गैमेट आर फॉर्म्ड इन डिफरेंट इंडिविजुअल। यहाँ पे मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो डिफरेंट डायोसियस एनिमल की, डायोसियस एनिमल ओके एक अलग अलग इंडिविजुअल में फॉर्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म यूजुअली वियर स्पेसिफिक मेथड फॉर गैमेट ट्रांसफर। तो यहाँ पे इन सब से हटके कुछ स्पेसिफिक मेथड होता है जो कि फीमेल गैमेट के, फीमेल बॉडी के अंदर ही मेल गैमेट को डिस्चार्ज किया जाता है। यही है इसका स्पेसिफिक मेथड। ओके या फिर और भी कुछ स्पेसिफिक मेथड होते हैं। ओके अब हम क्या देखते हैं, फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो देखो अभी क्या है, मतलब फर्टिलाइजेशन इवेंट के पहले हमें क्या देखना था, फर्टिलाइजेशन इवेंट के पहले गैमेट का फॉर्मेशन। ओके गैमेट का फॉर्मेशन, ओके गैमेट का ट्रांसफर, ओके मतलब गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत जितनी भी बातें आती थी वो हमने देख लिया है, प्री फर्टिलाइजेशन। अब सेकंड नंबर पे फर्टिलाइजेशन इवेंट आ गया है। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है एक्चुअली, तो यहाँ पे दो गैमेट का फॉर्मेशन जो कि किसी एक डिप्लॉयड जाइगोट को फॉर्म कर रहे हो। ओके दो गैमेट का फ्यूजन। ओके फ्यूजन कब होगा भाई, जो जब एक से ज्यादा गैमेट होंगे। तो दो गैमेट का फ्यूजन जो कि क्या फॉर्म करेंगे, डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म करेंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सिनगैमी के नाम से जानते हैं। ओके तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद एक चीज और आती है, क्या, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन का जो एम होता है वो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का जो एम होता है किसी न्यू यंग वंस को फॉर्म करना। ओके न्यू ऑफस्प्रिंग को फॉर्म करना। तो पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है, किसी एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ओके फर्टिलाइजेशन का जो, देखो इतनी देर से बातें यही तो हो रही है, फर्टिलाइजेशन का जो एम होता है किसी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक टेक्निक हमें ये देखने के लिए मिल रही है, पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे एक, देखो यहाँ फर्टिलाइजेशन वाला जो इवेंट था वहां पे भी इंडिविजुअल का फॉर्मेशन ही हो रहा था, लेकिन उसमें इतने सारे बवाल लग रहे थे। तो पार्थेनोजेनेसिस एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के ही किसी एक इंडिविजुअल का फॉर्म हो जाना क्या कहलाता है, पार्थेनोजेनेसिस। इट इज द फिनोमिना वेयर इंडिविजुअल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द एग, किसके माध्यम से, केवल और केवल एग के माध्यम से। ओके विदाउट फर्टिलाइजेशन, एग के माध्यम से एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके तो ये क्या है, पार्थेनोजेनेसिस। तो यार पॉइंट सारे नोट करते चलिए, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑब्वियसली आपको बातें समझ में ही आ रही होंगी, जहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट बॉडी से बाहर मीटिंग कर रहे हो, बॉडी से बाहर कहीं वाटर में या फिर कहीं और भी फर्टिलाइजेशन कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। लाइक दैट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वगैरह, एल्गी, बोनीफिशेस, एम्फीबियंस, ये सब कहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होते हैं, यूजुअली वाटर में ही ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात कर ली जाए, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के अंदर, बॉडी के इनसाइड फर्टिलाइजेशन होगा। सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन जिसे आप बोलते हो अकर्स इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनिज्म देखने के लिए मिल जाएंगे, लाइक दैट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा जो फंजाई से बिलोंग करते हैं। ओके एनिमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स,
प्लांट्स, और प्लांट्स में भी जो कुछ प्लांट्स की बातें कर रही हूँ मैं, लाइक दैट ब्रायोफाइट, स्टेरोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये तो रहा फर्टिलाइजेशन इवेंट। एंड अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद वाली जो स्थिति होगी। ओके, तो यहाँ पे हमें जाइगोट एंड एम्ब्रियोजेनेसिस दो बातें देखने के लिए मिलेंगी। तो देखो, अब फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होगा। तो देखते हैं ये सारी कुछ बातें। ओके, जाइगोट में हम कुछ पॉइंट देखते हैं जो कि यार लिटरली बता रही हूँ, काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट नोट करिएगा। ओके, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिंस इट्स लाइफ एज अ जाइगोट। ये बातें ध्यान रखिएगा, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं वो लाइफ को स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जाइगोट। हम तुम मतलब जितने भी हैं, हम तो हायर एनिमल्स में आते हैं। ओके, ऐसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मतलब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग करते हो, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हो, ओके, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हो, उनकी लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है यार, जाइगोट से स्टार्ट होती है। एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की जैसे हमने बात की थी, जाइगोट इज फॉर्म एक्सटर्नल मीडियम। ओके, तो ये तो ठीक है, बातें रही ही थी हमारी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो ये तो हम पीछे बातें करके ही आ रहे हैं। तो ये जो जाइगोट होता है, या मैं आपको बताऊं, ये जो जाइगोट होता है ना, ये एक लिंक होता है आपके और आपके नेक्स्ट जनरेशन की। ओके, ये आप और आपके आगे की जनरेशन की, और ये आप आपके पीछे के जनरेशन की, ये आपकी पीछे की जनरेशन, उसके पीछे की जनरेशन की। तो मतलब एक लिंक होता है। इट इज द बिटर लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ओके, तो जाइगोट जो होता है एक लिंक होता है किसके और किसके बीच की, एक जनरेशन की अदर, एक ऑर्गेनिज्म की, या फिर उसके अदर जनरेशन की। ओके, बातें क्लियर होती हैं। जाइगोट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर। जाइगोट कैसा डिवीजन करता है भाई, मियोसिस डिवीजन करता है। ओके, मियोसिस डिवीजन करता है एंड हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। कैसा, हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन करता है। ओके, अच्छा, अब ये जाइगोट जो है ये तो मियोसिस डिवीजन कर रहा है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। और ये माइटोटिक डिवीजन मतलब मेनी टाइम्स होगा, फिर सॉरी मेनी टाइम्स। ओके, ये माइटोटिक डिवीजन मेनी टाइम्स होगा, फिर यहाँ पे ऐसी ढेर सारी सेल बन जाएंगी। ओके, ढेर सारी, ये मतलब माइटोटिक डिवीजन होगा, इससे बार बार डिवीजन होता जाएगा, एक सेल से दूसरी सेल से ऐसे। ये रिडक्शनल डिवीजन नहीं है। ओके, माइटोटिक डिवीजन ये रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, मियोसिस रिडक्शनल है, माइटोटिक इक्वेशनल है। तो यहाँ पे ये ऐसे डिवीजन बार बार होता जाएगा, फिर ढेर सारी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये सेल जो होंगी ना, ये जो ढेर सारी सेल बन जाएंगी, ये आपस में डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। ओके, आपस में मतलब मॉडिफाई हो जाएंगे पर्टिकुलर टिश्यू में, पर्टिकुलर ऑर्गन में, मतलब टिश्यू से ही ऑर्गन बनता है। ओके, कोई कार्डियक टिश्यू बन जाएंगे, ऐसे अलग अलग जितने भी आपके ऑर्गन है, सबके ऑर्गन के अकॉर्डिंग टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, फिर ये टिश्यू ऑर्गन में बन जाएंगे। ऐसे ऐसे बॉडी का फॉर्मेशन होता है ना, मतलब इंटरेस्टिंग ये पूरा। अब एम्ब्रियोजेनेसिस देखते हैं। ओके, इट इज द प्रोसेस द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। जाइगोट से ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। ओके, द जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन होता है एंड सेल डिफरेंशिएशन होता है। यार मैंने आपसे पहले ही बातें की हैं कि ये जो माइटोसिस डिवीजन होता है ये बार बार होता है, बार बार मतलब यहाँ पे मेनी टाइम्स होता है। ओके, मेनी टाइम्स ये डिवीजन होगा, तो यहाँ पे ढेर सारी सेल का ऐसे ढेर सारी सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये सेल जो होंगी ये डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सेल कैसे हो जाएंगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। माइटोसिस मेनी टाइम, यहाँ पे ऐसे टू एन सेल। ओके, ऐसे बहुत बार होगा। ओके, तो फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी पर्टिकुलर टिश्यू में, मॉडिफाई हो जाएंगी पर्टिकुलर ऑर्गन में। ये 2n सेल जो होंगी अलग अलग सब अपना फैमिली बना लेंगे। फैमिली मतलब समझ रहे हो, मतलब जितनी एक तरीके के टिश्यू होंगे वो अपना अलग हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे, जितने अलग तरीके के टिश्यू होंगे वो अपना अलग तरीके के एक साथ हो जाएंगे, तो फिर ये आपस में मिलके पूरा का पूरा ऑर्गन बना लेंगे। द सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल इन द एम्ब्रियो। तो ये बातें फिलहाल इससे पहले होनी चाहिए था। And cell differentiation causes the modification of group of cell into various tissue and organ
फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। तो यार ये बातें हो ही चुकी है। सेल डिफरेंशिएशन कॉज द मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रुप ऑफ सेल। जब सेल डिफरेंशिएशन होगा तो ये जो मतलब इनका सेल डिफरेंशिएशन होगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जितनी एक तरीके की सेल होंगी ये अपना अलग ग्रुप बना लेंगे, जितनी एक तरीके की सेल होंगी ये अलग तरीके का ग्रुप बना लेंगे। तो फिर ये कैसे फॉर्म हो जाएंगी, ये टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जब ढेर सारी सेल एक साथ आ जाएंगी, ग्रुप बना लेंगी, तो वो टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये टिश्यू कन्वर्ट हो जाएगा ऑर्गन में। और ये जब ढेर सारे पूरे ऑर्गन सिस्टम मिल जाएंगे, जैसा कि आपका है भाई पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, लोकोमोटरी सिस्टम है, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, सब जब मिल जाएंगे तो पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, है ना। तो फिर अब ये ऑर्गेनिज्म चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म हो, हायर हो, लोअर एनिमल हो, हायर एनिमल हो, लेकिन पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये रहा आपका पूरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ओके, ये पूरा आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म रहा। देखो यहाँ पे आपके बुक में कुछ और बातें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ओविपोरस एंड विविपोरस। तो एज यू नो ओविपोरस में क्या होता है, यहाँ पे एग का फॉर्मेशन से एक न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है। एंड विविपोरस में यंग वन इनसाइड द फीमेल बॉडी, ओके, हियर द जाइगोट डेवलप इनटू यंग वंस इनसाइड द फीमेल बॉडी, ओके। बातें क्लियर होती हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी का फॉर्मेशन होता है, डायरेक्ट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ओके। बातें क्लियर होती हैं। तो यार होप है बातें पूरी आपको समझ में आई होंगी। और यार आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ओके। एंड यहाँ पे अभी एक बात और छूट रही है, ओवो विविपेरस किसे बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओवो विविपेरस किसे बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये रहा आपका पूरा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। होप है सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। यहाँ पे ओविपेरस एंड विविपेरस ये बातें हो गई हैं। ओवो विविपेरस किसे बोलते हैं ये बात आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताइए ओवो विविपेरस किसे बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कहीं से खोज के ढूंढ के कैसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको नहीं पता है तो बातें पता हो जाएंगी, और अगर आपको पता है तो यार लिटरली बता रही हूँ आपको हमेशा के लिए ये बातें याद हो जाएंगी अगर आप एक बार लिख देते हो तो ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके। इसी तरह वहाँ पे भी कुछ की पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।